तो दोस्तों अब हम आ गए हैं कस्टम्स की तरफ और अभी हम लोग रिवाइज करने वाले हैं कस्टम्स को। जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था कि टर्बो मैराथन में हम जीएसटी, कस्टम्स और एफटीपी तीनों को कवर करेंगे, तो अब हम आ गए कस्टम्स की तरफ। बट अगर कस्टम्स को आपको अच्छे से समझना है तो आप कॉन्सेप्चुअल रिवीजन जो हमने अपलोड किया या सहज रिवीजन जो हमने अपलोड किया है नवंबर 23 के लिए, आप जाके उससे वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। आपको 2 वीडियो में काफी अच्छे तरीके से कस्टम्स आपको समझ में आ जाएगा। और अगर वो कर लिया तो आ जाओ फटाफट रिवाइज करते हैं। आशा करता हूं एग्जाम के एक दिन पहले देख रहे हो, या तुम एग्जाम वाले दिन देख रहे हो, या तुम डीडी वाले दिन देख रहे हो। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किया बिना जाना मत। कमेंट कर देना और कैसी लग रही है वीडियो, ये तो मेरे को कमेंट में बताओगे ही ना। एंड वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं कस्टम्स के साथ। आ जाओ कस्टम्स कस्टम कस्टम्स। चलो सबसे पहले अपने देखते हैं ये कौन है। ये है राजा जी। राजा जी क्या बोलते हैं कि जब भी अगर कोई भी गुड्स एंटर करता है उनके गांव में तो एक फीस देनी पड़ेगी ताकि वो गुड्स को सेल कर सके। अब यही जो प्रथा है वो आगे चल के किस चीज में कन्वर्ट हो गई थी दोस्तों, जल्दी बता दो। कस्टम्स में जाके आगे जाके कन्वर्ट हो गई थी। तो कस्टम्स के लिए हमने क्या देखा, कस्टम 20 मार्क्स का था हमारे एग्जाम में। कस्टम क्या होती है, एक ड्यूटी होती है। ड्यूटी मतलब होता है फीस। अब कस्टम एक्ट के किस किस पार्ट में डिवाइडेड है कस्टम्स, तो कस्टम्स एक्ट 1962, कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 एंड रूल्स। अब रूल्स में क्या है, बैगेज रूल है, वैल्यूएशन रूल है और ड्रॉबैक रूल है। अब कस्टम्स एक्ट में प्रोविजन लिखा है, कस्टम टैरिफ एक्ट में रेट लिखा है। अब ये जो रेट लिखा है ये 2 शेड्यूल में लिखा है, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2। शेड्यूल 1 क्या बताता है, इंपोर्ट ड्यूटी का रेट। अब जो इंपोर्ट ड्यूटी का रेट है इसमें भी फर्दर बाइफर्केशन है। एक होता है तुम्हारा स्टैंडर्ड रेट जो अपने नॉर्मल पढ़ने वाले, एक होता है प्रेफरेंशियल रेट। अब प्रेफरेंशियल रेट क्या होता है, जो अपने मित्र कंट्री होती है ना उससे अपने कम चार्ज करते हैं, 0.1%, 1% ऐसे करके चार्ज करते हैं, तो हो गया प्रेफरेंशियल रेट। अब जो इंपोर्ट ड्यूटी होती है उसमें मल्टीपल टाइप की ड्यूटीज होती है। जो सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटीज है उसमें वो कौन सी है, बीसीडी प्लस सोशल वेलफेयर सरचार्ज। बीसीडी मतलब बेसिक कस्टम ड्यूटी, सेक्शन नंबर इज 2। अब उसके बाद आती है एडिशनल कस्टम ड्यूटी, बीसीडी 31, 35, 37, 39। 31Q टू काउंटर वेल द इफेक्ट ऑफ जीएसटी, 35Q टू काउंटर वेल द इफेक्ट ऑफ वैट, 37Q टू काउंटर वेल द इफेक्ट ऑफ जीएसटी एंड 39Q टू काउंटर वेल द इफेक्ट ऑफ जीएसटी कंपनसेशन। 31 इज फॉर एक्साइज, टू काउंटर वेल द इफेक्ट ऑफ एक्साइज। इसको हमने अच्छे से समझाता है रिवीजन वीडियो में। फिर आती है काउंटर वेलिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी एंड अदर्स ड्यूटी। ये सारी ड्यूटीज मिलके अपने को मिलता है इंपोर्ट ड्यूटी का रेट। अब शेड्यूल 2 में क्या होता है, तो शेड्यूल 2 में होता है एक्सपोर्ट ड्यूटी का रेट। शेड्यूल 1 में इंपोर्ट, तो शेड्यूल 2 में एक्सपोर्ट ड्यूटी का रेट। जनरली बहुत सारे में होता ही नहीं है, बहुत लिमिटेड प्रोडक्ट में होता है। ओके, फिर अपने को समझ में आया कि ये जो कस्टम्स है ये कब लगेगा, कैसे लगेगा, ये क्यों लगेगा। तो इसके लिए अपने को चलना पड़ेगा इसके डेफिनेशन की तरफ। और इसका डेफिनेशन क्या बोलता है, कस्टम ड्यूटी जो होती है वो लगती है गुड्स पे, और कब लगेगी, जब भी ये गुड्स इंपोर्ट होगा या एक्सपोर्ट होगा इंडिया में। ओके, और ड्यूटी कौन सी लगेगी, रेट कौन सा लगेगा, जो सीटीए में लिखा हो, कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 में लिखा वो वाला रेट लगेगा। गवर्नमेंट गुड विल बी ट्रीटेड एट पार विद नॉन गवर्नमेंटल गुड्स। अगर आपको याद होगा तो हमने एक चार्ट बनाया था रिवीजन वीडियो में, और स्ट्रेट अवे उस चार्ट की तरफ चलते हैं। तो हम आ गए चार्ट की तरफ। तो चार्ट क्या बोलता है कि गुड्स होना चाहिए, इंपोर्ट होना चाहिए, एक्सपोर्ट होना चाहिए, इंडिया में होना चाहिए, और ड्यूटी सीटीए के हिसाब से लगेगी। अगर ये सारी चीजें समझ लोगे तो कस्टम्स एक्ट 1962 का पूरा बेसिक ओवरऑल स्ट्रक्चर तुमको समझ में आ जाएगा। अब गुड्स क्या होता है, गुड्स मतलब किसी भी प्रकार का मूवेबल प्रॉपर्टी, वेसल, व्हीकल, एयरक्राफ्ट, स्टोर, बैगेज, ये सब कुछ क्या होता है, गुड्स होता है, इंक्लूडिंग करेंसी। ये सारी चीजें गुड्स होती है। यानी अगर हम इनको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करेंगे इंडिया में तो अपने को कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा। इंपोर्ट मतलब क्या हो गया, ब्रिंगिंग इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। एक्सपोर्ट मतलब क्या हो गया, टेकिंग आउट ऑफ इंडिया फ्रॉम अ प्लेस, नहीं, टेकिंग आउट ऑफ इंडिया मतलब एक्सपोर्ट मतलब क्या है, टेकिंग आउट ऑफ इंडिया, इंडिया के बाहर लेके जा रहे तो हो गया एक्सपोर्ट। इंडिया के अंदर ला रहे हैं तो इंपोर्ट, इंडिया के बाहर लेके जा रहे तो एक्सपोर्ट। तो इंडिया क्या है भाई, तो सिंपल सी डेफिनेशन बोलती है कि इंडिया है जो हम जानते हैं वो तो इंडिया है ही। यह इंडिया, इसके नीचे का जमीन इंडिया, इसके ऊपर का हवा इंडिया, सब कुछ इंडिया है। और बोलता है पानी में 12 नॉटिकल माइल्स तक भी इंडिया होता है। बट किसी किसी सिनेरियो में, रॉकी भाई का एग्जांपल अगर याद होगा तो 200 नॉटिकल माइल्स तक भी इंडिया बोला गया है। ठीक है, क्या रीजन था क्या नहीं था वो तुम रिवीजन वीडियो में देख लेना। ऐसे तुमको पता होगा, पता है तो कमेंट कर दो, जल्दी से बता दो। तो इंडिया क्या हुआ, इंडिया हुआ अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, उसको क्या बोलते हैं, टेरिटोरियल वाटर्स। तो टेरिटोरियल वाटर्स तक होता है इंडिया। बट कुछ लिमिटेड पर्पस के लिए इंडिया कहां तक जाता है, इंडियन कस्टम्स वाटर तक जाता है। इंडियन कस्टम वाटर मतलब क्या हो गया, 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम एप्रोप्रिएट बेस लाइन। यही लिख के आना है एग्जाम में। अब लिमिटेड पर्पस क्या हो गया, सबसे पहला, अगर तुम चोरी करके भाग रहे हो, 12 नॉटिकल माइल्स तुमने क्रॉस कर लिया, तो कस्टम ऑफिसर तुमको अरेस्ट कर सकता है, स्टॉप कर सकता है, सर्च कर सकता है, वेसल को कॉन्फिस्केट कर सकता है। ये सारी चीजें वो कर सकता है कस्टम ऑफिसर। और किस चीज के लिए 200 नॉटिकल माइल्स को इंडिया बोला गया, अगर 12 नॉटिकल माइल्स के बाद तुम खुदाई कर रहे हो, एक्सट्रैक्शन कर रहे हो मिनरल ऑयल को, और वहां से मिनरल ऑयल लेके आ रहे हो, तो वो इंपोर्ट नहीं बोला जाएगा, वो बोला जाएगा इंडिया में ही कर रहे हैं। यानी वो 200 नॉटिकल माइल्स इंडिया कंसिडर किया जाएगा ये दो सिचुएशन में। ओके, तो ये रहा क्विक समरी। कस्टम एंड 1962, गुड्स मतलब क्या होगा, किसी प्रकार का मूवेबल प्रॉपर्टी, वेसल, व्हीकल, एयरक्राफ्ट, बैगेज एंड स्टोर्स एंड तुम्हारा
करेंसी। इंपोर्ट मतलब ब्रिंगिंग इनटू इंडिया फ्रॉम प्लेस आउटसाइड इंडिया, एक्सपोर्ट मतलब टेकिंग आउट ऑफ इंडिया। दोनों सिनेरियो में इंडिया क्या है, इंडिया जो हम जानते हैं वो तो है ही, प्लस 12 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया होता है, बट लिमिटेड पर्पस, यानी सिर्फ 2 पर्पस के लिए 200 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया बोला गया, यानी इंडियन कस्टम वाटर तक इंडिया को बोला गया है। तो पर्पस क्या है, कस्टम ऑफिसर तुमको चोरी करते हुए पकड़ सकता है, अरेस्ट वगैरह कर सकता है। दूसरा क्या है, प्रोस्पेक्टिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग मिनरल ऑयल। और ड्यूटी कौन से में लगेगा, सीटैग 1975 के हिसाब से ड्यूटी लग जाएगा। अब इंपोर्ट कमेंस कब होगा, कंप्लीट कब होगा, टैक्सेबल इवेंट कब आएगा। तो गार्डन सिल्क मिल्स लिमिटेड का केस है, क्या बोलता है, इंपोर्ट कमेंस कब होगा, जब तुम टेरिटोरियल वाटर क्रॉस करोगे। जैसे ही तुमने टेरिटोरियल वाटर क्रॉस किया, जैसे ही तुमने टेरिटोरियल वाटर क्रॉस किया, इंपोर्ट कमेंस हो जाएगा। कंप्लीट कब होगा, जब तुम बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल करोगे, होम कंजम्पशन, तब कंप्लीट होगा तुम्हारा, ठीक है, तब टैक्सेबल इवेंट आएगा। कंप्लीट कब होगा, जब ये गुड्स बन जाएगा पार्ट ऑफ द मास ऑफ द गुड्स इन इंडिया, जब ये इंडिया का पार्ट बन जाएगा तब ये बोलेंगे कि कंप्लीट हो गया। तो कमेंस कब होगा, जब क्रॉस करोगे टेरिटोरियल वाटर। कंप्लीट कब होगा, जब पार्ट ऑफ द मास ऑफ द गुड्स इन इंडिया बन जाएगा। टैक्स कब देना, यानी ड्यूटी कब देनी है, तो ड्यूटी तुमको तब देनी है जब तुम बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फाइल करोगे। गार्डन सिल्क मिल्स लिमिटेड का केस है। उसके बाद एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट कब कमेंस होता है, तो अब हमको जाना पड़ेगा ना, एक्सपोर्ट तो हमको करवाना है, तो हमको पहले जाना पड़ेगा। तो हम जाएंगे डिपार्टमेंट के पास दौड़ दौड़ के और फाइल करेंगे शिपिंग बिल। तो जैसे शिपिंग बिल फाइल की, एक्सपोर्ट कमेंस हो गया। कंप्लीट कब होगा, जब टेरिटोरियल वाटर क्रॉस करेगा। भैया तुम इंडिया छोड़ के चले गए, जाओ जाओ जाओ, तुम यहां से चले जाओ, तो जैसे तुम इंडिया छोड़ के चले गए तो तुम्हारा एक्सपोर्ट हो जाएगा कंप्लीट। टैक्स कब देना है, शिपिंग बिल लेके गए थे तो साथ साथ ड्यूटी भी लेके जाना अगर लगती होगी तो टैक्सेबल इवेंट कब होगा, जब शिपिंग बिल फाइल करोगे। तो राजेंद्र डाइंग एंड प्रिंटिंग मिल लिमिटेड का केस था। एक केस लॉ डिस्कस तो नहीं कर सकते बट करेंगे तुम्हारे साथ, अपना तो यही अंदाज है। तो यहां पे तुमने अपना गुड लोड किया, गुड चला और यहां पे गुड्स हो गया बूम ब्लास्ट। तो अगर कोई भी एक्सपोर्ट का बेनिफिट तुमको मिलना है तो क्या वो तुमको मिलेगा, मिलेगा? द आंसर इज नो, बिकॉज एक्सपोर्ट कंप्लीट ही नहीं हुआ। कंप्लीट कब होता है, जब टेरिटोरियल वाटर क्रॉस हो जाता। ओके, तो दोस्तों इसी के साथ समाप्त होता है अपना चैप्टर नंबर 1। अब अपने चलते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ से। चैप्टर नंबर 2 देखते हैं, एंड में लेते हैं अगर हो पाएगा तो, समय अगर होगा तो अपने पास। अभी चलते हैं चैप्टर नंबर 3, वैल्यूएशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, चलो रेडी हो, जल्दी से बोलो रेडी है सर, जल्दी बोलो। तो अब हम आ गए वैल्यूएशन की तरफ। वैल्यूएशन का सेक्शन नंबर क्या है, सेक्शन नंबर है 14(1). वैल्यू क्या होगी, ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू मतलब क्या होती है, प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल। बट कंडीशन क्या है, बायर सेलर रिलेटेड नहीं होना चाहिए, प्राइस सोल्ड कंसिडरेशन होना चाहिए, और जो सेलर है ना वो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहा। लॉ रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है तो चलेगा, मतलब अगर मैंने कोई गुड्स को इंपोर्ट किया है तो सेलर मेरे को ये नहीं बोल सकता है कि तुम कोलकाता में नहीं बेच सकते हो, तुम दिल्ली में नहीं बेच सकते हो, ये सब वो नहीं बोलेगा। वो मैक्सिमम अगर लॉ जैसे बोलता है, फॉर एग्जांपल दारू इंपोर्ट किया तो गुजरात में बेच नहीं सकते, पर वो तो लॉ मना किया ना, तो वो चलेगा। अदरवाइज देन कोई और रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए रिलेटेड टू डिस्पोजिशन एंड यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड्स। अच्छा, और ट्रांजैक्शन में कोई भी ऐसा कंडीशन नहीं होना चाहिए जिसका वैल्यू डिटरमाइन नहीं हो सकता। कंडीशन होगा बट वैल्यू डिटरमाइन नहीं हो रहा, ऐसा कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए। इसमें से कुछ भी एक ब्रीच करोगे तो स्ट्रेट अवे तुमको रूल्स में डाल देंगे। तो 14(1) ट्रांजैक्शन वैल्यू, प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल। अब इसमें एडजस्टमेंट करते हैं दो चीज का, 10(1) और 10(2) का एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक है, उसके पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, ये देख लो एक बार, वाली पूरी चार्ट देख लो, बनाया था ना रिवीजन वीडियो के टाइम में, और उसको अच्छे से समझते हैं। क्या बोलता है ये कौन सा है, ये है यूएसए वाली कंट्री। ठीक है, जब भी फैक्ट्री की गेट पे गुड्स पड़ा होता है तो उसको बोलते हैं एक्स फैक्ट्री प्राइस। अब इस गुड्स को हम ट्रांसपोर्ट करेंगे, लोड करेंगे और फिर पोर्ट पे जाके लोड करेंगे और इसको लोड पोर्ट के शिप में जाके चढ़ा देंगे, लोड पोर्ट के शिप में जाके चढ़ा देंगे। अब जैसे ये शिप में चढ़ाना, उस समय जो प्राइस है उस प्राइस को बोलते हैं FOB प्राइस, फ्री ऑन बोर्ड प्राइस। फिर गुड्स चला गुड्स आ गया इंडिया में। ठीक है, अब यहां पे जो प्राइस है ना इसको बोलते हैं CIF वैल्यू, कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट। बट एग्जाम में CIF ही लिख के आना है। ठीक है, तो कॉस्ट क्या हो गई, कॉस्ट हो गई यही FOB प्राइस जो हमने देखा। तो इसमें दो चीजें ऐड करनी होती है, इंश्योरेंस और फ्रेट। अब ये जो इंश्योरेंस और फ्रेट होता है ये ऐड होता है एज पर रूल नंबर 10(2). तो इंश्योरेंस ऐड कर देंगे, फ्रेट ऐड कर देंगे, CIF वैल्यू आ जाएगा। अब ये जो CIF वैल्यू आया है इसी को बोलते हैं एसेसेबल वैल्यू। इसी पे अपना लगता है ड्यूटीज, बेसिक कस्टम ड्यूटी, सोशल वेलफेयर सरचार्ज, ACD 31, 37, 39, ये सब कुछ इसी अमाउंट पे लग जाता है। और इस पूरे सिनेरियो में तड़का लगता है 10(1) का। तो हमने क्या देखा, बहुत सिंपल है, यूएसए के पोर्ट पे जो प्राइस होता है उसको बोलते हैं एक्स फैक्ट्री प्राइस। ट्रांसपोर्ट किया, लोड किया, उठा के लोड पोर्ट के उसमें अपने वेसल में जाके लोड कर दिया, तो जैसे ही लोड हो गया उसको बोलते हैं FOB प्राइस, यानी एक्स फैक्ट्री प्लस लोडिंग अनलोड, लोडिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, जो भी सारे खर्चे यूएसए वाला वो सारा जोड़ देंगे तो FOB आ जाएगा। द आंसर इज यस। उस FOB में इंश्योरेंस और फ्रेट जोड़ देंगे तो CIF आ जाएगा। द आंसर इज यस।
एंड कॉस्ट और इंश्योरेंस ऑफ फ्रेट किस में लगता है, रूल 10(2) के हिसाब से। उसी पे जो सीआईएफ है उसी को बोलते हैं एक्सेसिबल वैल्यू, उसी पे फिर अपनी ड्यूटी लगती है। और इन सब पे तड़का किसका लगता है, इन सब पे तड़का लग जाता है रूल 10(1) का। क्लियर। अब अपने जब भी कोई क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, अगर आपको क्वेश्चन में सीआईएफ दिया हुआ है, आपको उसको इग्नोर करना है। इग्नोर नहीं करना मतलब आपको बैक कैलकुलेशन करके एफओबी प्राइस में आना। ऑलवेज जाके फर्स्ट पेज में लिख लो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑलवेज एफओबी से। ये फॉर्मेट फिक्स्ड है, यही फॉर्मेट तुमको फॉलो करना है। स्टार्ट करेंगे अपने एफओबी प्राइस से, उसमें एडजस्टमेंट करेंगे रूल 10(1) का। 10(1) का एडजस्टमेंट करेंगे, 5 एडजस्टमेंट टोटल अपने करेंगे, ये फिक्स्ड है। अगर क्वेश्चन में दिया है तो एडजस्ट करना है, अदरवाइज एडजस्ट नहीं करना है। क्या करेंगे, 10(1) क्या बोलता है, जितने भी कमीशन ब्रोकरेज वगैरह वो सारे ऐड कर दो, चाहे डॉलर में दिया, रुपया में दिया, कहीं पे भी दिया, मैटर नहीं करता है, सारे ऐड कर देना एक्सेप्ट बाइंग कमीशन। बाइंग कमीशन कभी भी ऐड नहीं होगा। अगर गलती से तुमने कमीशन ऐड कर दिया तो ऐसा मत लिखना इट हैज बीन अज्यूम्ड दैट इट इज अ बाइंग कमीशन, कभी नहीं। जब तक स्पेसिफिकली वर्ड यूज नहीं होगा बाइंग कमीशन, तब तक नहीं ऐड करना है, मतलब तब तक नहीं मानना कि बाइंग कमीशन है, ठीक है। और बाइंग कमीशन है तो ऐड नहीं होगा। उसके अलावा जितना कमीशन ब्रोकरेज रुपीज में दिया, डॉलर में दिया, येन में दिया, किस में दिया, फर्क नहीं पड़ता है, ऐड कर देना। कॉस्ट ऑफ कंटेनर ऐड कर देना। रिटर्नेबल कंटेनर अगर है तो फिर उसका कॉस्ट ऐड मत करना, बिकॉज वो तो वैसे भी वापस चला जाएगा। पैकिंग चार्जेस ऐड कर देना। फिर बी में तुम आओगे, कोई भी फ्री असिस्टेंस जो बायर ने दी है सेलर को, ठीक है, बायर ने दी है सेलर को कोई भी फ्री असिस्टेंस। अब मान लो कि मेरे को अपना गुड्स मंगवाना है यूएसए से और मैं हूं इंडिया में, तो मैं क्या करूंगा, मेरे को प्रोडक्ट मंगवाना है वाई, और वाई में एक इनपुट लगता है, उस इनपुट का नाम है एक्स। तो ये इनपुट मैंने यूएसए वाले अपने सेलर को दे दिया, सेलर ने एक्स को यूज करके वाई को बनाया और वाई को यहां पे सेंड कर लिया। तो अगर एक्स का 10 लाख का वैल्यू है तो वाई के वैल्यूएशन में ये 10 लाख रुपए जुड़ जाएंगे। जी हाँ, यही है प्रोविजन। ओके तो क्या क्या जुड़ेगा, कोई भी मटेरियल कंपोनेंट पार्ट्स ये ऐड हो जाएंगे, टूल्स, डाई, मोल्ड्स एंड सिमिलर आइटम ऐड हो जाएंगे, मटेरियल कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन ऐड हो जाएगा, एंड ऑब्वियसली दैट प्रोडक्ट शुड हैव बीन यूज्ड इन द गुड्स व्हिच हैव बीन इंपोर्टेड, तो यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, अगर इंजीनियरिंग या डेवलपमेंट या आर्ट वर्क या डिजाइन या स्केचेस या प्लान अगर अपने इंडिया में बनवा रहे और सप्लायर को भेज रहा है और सप्लायर उसको यूज करके गुड्स बना रहा है तो फिर वो ऐड मत करना। बट अगर इंजीनियरिंग डेवलपमेंट आर्ट वर्क डिजाइन वगैरह अपने बनवा रहे हैं स्विट्जरलैंड में या यूएसए में, कहीं और किसी और कंट्री में, तो फिर वो ऐड कर देंगे, ठीक है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंजीनियरिंग डेवलपमेंट आर्ट वर्क कब ऐड करेंगे, जब इंडिया में नहीं है तब ऐड करेंगे, अगर इंडिया में है तो ऐड नहीं करेंगे। ये 3 पॉइंट के लिए इंडिया वाला पॉइंट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ 4th नंबर वाले के लिए इंडिया वाला पॉइंट है, तभी ये सेपरेटली हाईलाइटेड है। चलो फिर सी नंबर में हम ऐड करेंगे रॉयल्टी एंड लाइसेंस फीस, स्ट्रेट अवे ऐड कर देना और लिख देना इट हैज बीन अज्यूम्ड दैट इट हैज बीन यूज्ड इन द प्रोडक्शन, ऐसे लेना, इट हैज बीन, ऐसे लेना, इट इज रिलेटेड टू द इंपोर्टेड गुड्स एंड पेबल एज अ कंडीशन ऑफ सेल। अगर क्वेश्चन साफ साफ बोल दे कि नहीं यूज किया, नहीं यूज किया, तब ऐड मत करना भाई, कॉमन सेंस है। तो रॉयल्टी एंड लाइसेंस फीस को ऐड कर देंगे। कोई भी प्रोसीड ऑफ सब्सिक्वेंट रीसेल है तो ऐड कर देना। फॉर एग्जांपल सेलर को मैंने बोला कि ये माल मेरे को 10 रुपए में दो, वो बोला 12 रुपए में देंगे, तो हमने उसको बोला कि 10 रुपए अभी दे दो, जैसे ही बेचूंगा प्रॉफिट का 10% मैं तुमको भिजवा दूंगा। तो ये प्रॉफिट का 10% मैं उसको भिजवा रहा हूं ना, ये भी वैल्यू में ऐड हो जाएगा। बट याद रखना डिविडेंड, जो अपना बायर है जब वो डिविडेंड देगा तो तब फिर ऐड मत करना, बिकॉज डिविडेंड इज नॉट सब्सिक्वेंट प्रोसीड, बिकॉज ये स्पेसिफिकली सेलर के लिए थोड़ी डिक्लेयर किया है, तो सारे शेयर होल्डर के लिए डिक्लेयर किया ना, तो उसको ऐड मत करना। या कोई भी ऐसा पेमेंट जो कि एज अ कंडीशन ऑफ सेल, यानी बोला कि अगर जब तक ये नहीं करोगे तो माल नहीं भिजवाएंगे, तो वो कंडीशन ऑफ सेल हो जाएगा, तो उसको ऐड कर देना। जब इसको ऐड करेंगे एफओबी में, यानी रूल 10(1) का एडजस्टमेंट करेंगे, तो वी विल गेट एडजस्टेड एफओबी। सर एग्जाम में एडजस्टेड एफओबी लिखना है, एग्जाम में एडजस्टेड एफओबी लिखना है। तो एफओबी में 10(1) का एडजस्टमेंट करेंगे, कमीशन ब्रोकरेज ऐड कर देंगे, एक्सेप्ट बाइंग कमीशन, कॉस्ट ऑफ कंटेनर ऐड कर देंगे, एक्सेप्ट रिटर्नेबल कंटेनर, कॉस्ट ऑफ पैकिंग ऐड कर देंगे, एंड उसके बाद कोई भी फ्री असिस्टेंस जो बायर ने हमें दिया वो ऐड कर देंगे, प्रोवाइडेड वो यूज हुई हो उस इंपोर्टेड मटीरियल में। मटेरियल, टूल्स, डाइज, मोल्ड वगैरह सब ऐड करेंगे, बट इंजीनियरिंग डेवलपमेंट आर्ट वर्क तभी ऐड करेंगे जब एल्सवेयर देन इन इंडिया, यानी अगर इंडिया में लिया तब ऐड नहीं करना है, अदर देन इंडिया में है तो ही उसको ऐड करेंगे। रॉयल्टी एंड लाइसेंस फीस को ऐड कर देंगे, लिख देंगे रिलेटेड टू तुम्हारा इंपोर्टेड गुड्स एंड पेबल एज अ कंडीशन ऑफ सेल। बट अगर क्वेश्चन साफ साफ बोलते नहीं 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 यूज किया तो फिर भैया फिर ऐड मत करना। कोई भी प्रोसीड ऑफ सब्सिक्वेंट रीसेल ऐड कर देंगे, एक्सेप्ट डिविडेंड, और कोई भी पेमेंट जो एज अ कंडीशन ऑफ सेल है तो उसको भी ऐड कर देंगे। जैसे एफओबी में इसको ऐड करेंगे, अपना आ जाएगा एडजस्टेड एफओबी। एडजस्टेड एफओबी आएगा, उसमें 10(2) का एडजस्टमेंट करेंगे। कौन सा जल्दी बता दो, कॉस्ट और सॉरी इंश्योरेंस और फ्रेट का। तो कॉस्ट, इंश्योरेंस, फ्रेट, अपना सीआईएफ वैल्यू आ गया। तो इंश्योरेंस में क्या ऐड करना, अगर इंश्योरेंस साफ साफ क्वेश्चन में दिया है, पढ़ लेना अच्छे से, तो एक्चुअल, और नहीं दिया तो 1.125% ऑफ एडजस्टेड एफओबी निकलेगा वो, ठीक है। अब मेरी बात बहुत 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 गौर से सुनना, जब भी तुम फॉर्मेट बनाओ तो 10(1) लिखो,
फिर पेज छोड़ दो, बहुत सारा आराम से पेज छोड़ सकते हो, कोई ऐसा नियम नहीं है कि पेज नहीं छोड़ना है। एक दो पेज छोड़ दो, जितना हिसाब से एडजस्टमेंट है देख लो, पढ़ लो, उस हिसाब से पेज छोड़ दो और 10-2 लिख दो। जैसे ही 10-2 लिखो, पहले लिखो इंश्योरेंस, फिर लिखो फ्रेट, फिर ही क्वेश्चन आगे पढ़ना। बार बार बोल रहा हूं, गलती कर दोगे, ऐसा मत करना तुम, वरना इंश्योरेंस पक्का गारंटी दे रहा हूं एग्जाम में भूल के आओगे। तो पहले इंश्योरेंस लिख देना, फिर फ्रेट लिख देना, फिर क्वेश्चन पढ़ना, तो तुमको सुविधा रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या ऐड करेंगे, इंश्योरेंस ऐड करेंगे। इंश्योरेंस में क्या लिखना है, अगर क्वेश्चन में दिया है तो जो फिगर दिया है वो ले लेना, अगर नहीं दिया है तो 1.125% लेना है एडजस्टेड एफओबी। एडजस्टेड एफओबी मतलब एफओबी प्लस 10(1) का एडजस्टमेंट। फिर फ्रेट की बात करते हैं। फ्रेट में अपने को पहले देखना पड़ेगा कि एयरक्राफ्ट से आ रहा है कि वेसल से आ रहा है। अगर वेसल से आ रहा है, एक्चुअल फ्रेट क्वेश्चन में दिया वही ऐड कर देना, नहीं दिया है तो 20% ऑफ एडजस्टेड एफओबी लेना। एयरक्राफ्ट से आ रहा है, एयरक्राफ्ट से आ रहा है तो एक्चुअल या 20% ऑफ एडजस्टेड एफओबी विचएवर इज लोअर लेना है। ऐसा आपने क्यों करते हैं, याद है रीजन क्या दिया था, बिकॉज एयरक्राफ्ट का भाड़ा ऑलरेडी बहुत हाई होता है, तो उसको ऐड कर देंगे तो ड्यूटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, इसीलिए इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया 20% एडजस्टेड एफओबी में। अच्छा, अब क्वेश्चन में दिया ही नहीं है एक्चुअल एयरक्राफ्ट वाला, तब तो 20% ऑफ एडजस्टेड एफओबी लेना पड़ेगा। यानी इन शॉर्ट बोलूं तो वेसल व्हीकल में 20% नहीं करना है, बाकी सब केस में 20% तुम कर लोगे तो भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ओके, जैसे इसको ऐड किया, सीआई फाइल आ गया, एसेसेबल वैल्यू, इसमें अपने क्या करेंगे, इसी पे अपनी ड्यूटी कैलकुलेट करेंगे। बीसीडी सोशल वेलफेयर सरचार्ज 10% ऑलवेज फर्स्ट पेज में लिखा होगा, पढ़ लेना, याद नहीं होगा तो। और फिर आईजीएसटी इसमें अपने निकाल। अब इसी के साथ एंट्री होती है एक्स फैक्ट्री सेल की। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है, बहुत सारे लोगों को तो समझता नहीं है, पता भी नहीं होता कि ऐसा कुछ होता भी है। ऐसा कुछ होता है एग्जाम में, ठीक है। एक्स फैक्ट्री सेल इज वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए क्या करोगे, तो इसके लिए तुम सबसे पहली चीज ये करोगे कि तुम जाके मेरा कस्टम्स का रिविजन देखोगे, वो भी लेटेस्ट वाला, ठीक है, नवंबर 23 वाला। तो तुमको ये समझ में आ जाएगा, और अगर समझा हुआ है तब तो अपने रिवाइज कर रहे हैं, जो फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा एक्स फैक्ट्री प्राइस है, तो सबसे पहले दो चीजें देखनी है, या तो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट ऐसा लिखा होगा क्वेश्चन में, या क्वेश्चन में लिखा होगा कॉस्ट ऑफ मशीन, या इसी प्रकार का कोई वर्डिंग यूज किया होगा, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट या कॉस्ट ऑफ द मशीन। अगर ऐसा कोई वर्डिंग यूज किया है तो समझ लेना एक्स फैक्ट्री सेल का केस है। अब एक्स फैक्ट्री सेल में दो सिनेरियो होते हैं, सिनेरियो 1, सिनेरियो 2। पहले सिनेरियो 1 देखते हैं, ठीक है। सिनेरियो 1 क्या बोलता है, अब एक्स फैक्ट्री सेल में क्या होगा, सबसे पहला जो सिनेरियो उसमें क्या होगा, सबसे पहले देखोगे एक्स फैक्ट्री है, कैसे पता चलेगा, प्राइस ऑफ द गुड्स या कॉस्ट ऑफ द मशीन, इस प्रकार का कोई वर्डिंग लिखा होगा। फिर देखोगे वेसल से है, उसके बाद देखोगे एक्चुअल फ्रेट गिवन है। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो वो सिनेरियो 1 में होगा, नहीं तो सिनेरियो 2 में फॉल करेगा। पहले सिनेरियो 1 देख रहे हैं। सिनेरियो 1 में क्या बोलते हैं, एक्स फैक्ट्री होना चाहिए प्लस वेसल होना चाहिए प्लस फ्रेट गिवन होना चाहिए। तब क्या करेंगे, तब बहुत सिंपल तरीका है, सबसे पहले क्या करोगे, एक्स फैक्ट्री प्राइस लोगे, ट्रांसपोर्ट और लोडिंग लोगे यूएसए वाला, इधर का प्राइस आ जाएगा, इसको बोलेंगे एफओबी। इसमें ऐड करेंगे 10(1) का एडजस्टमेंट, अपने को मिल जाएगा एडजस्टेड एफओबी। फिर इंश्योरेंस ऑफ फ्रेट निकाल लेंगे। अब फ्रेट दिया हुआ है, वेसल से आ रहा है तो कुछ नहीं करना है, जो भी एक्चुअल फिगर दिया वही लेना होता है, जो वेसल में 20% कंपेयर ही नहीं करते हैं। और इंश्योरेंस अगर दिया हुआ है तो ठीक, नहीं दिया हुआ है तो 1.125% ऑफ एडजस्टेड एफओबी ले लेना। इसको ऐड करोगे तुमको सीआईएफ वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज एसेसेबल वैल्यू तुमको मिल जाएगा। एकदम सिंपल, क्या, एक्स फैक्ट्री वेसल एंड एक्चुअल फ्रेट गिवन। दूसरा सिनेरियो, एक्स फैक्ट्री वेसल एक्चुअल फ्रेट नॉट गिवन, एक्स फैक्ट्री एयर गिवन नॉट गिवन फर्क नहीं पड़ता है फ्रेट, ठीक है। एक्स फैक्ट्री सेल वेसल फ्रेट नॉट गिवन, एक्स फैक्ट्री एयर फ्रेट गिवन और नॉट गिवन डजंट मैटर। अब तुमको ये स्पेशल एडजस्टमेंट करना है। अब ये स्पेशल एडजस्टमेंट क्या बोलता है, ये बोलता है एक्स फैक्ट्री प्राइस लेना, ये मत लेना, ये मत लेना, ये मत लेना, सिर्फ एक्स फैक्ट्री प्राइस लेना, इसमें 10(1) का एडजस्टमेंट कर देना, ठीक है। अब एक फिगर आ गई, अब तुमको चाहिए इंश्योरेंस और फ्रेट। तो फ्रेट अगर वेसल अनअसर्टेनेबल यानी 20% लेना है। अब एयरक्राफ्ट अगर दिया है तो भी 20% लेना है कंपेयर करने के लिए, नहीं दिया तब तो 20% ऑफ एडजस्टेड एफओबी लेना ही है। अब ये जो एडजस्टेड एफओबी है ये निकलेगा वर्किंग नोट में। अब इसमें क्या करेंगे, एक्स फैक्ट्री प्राइस लेंगे, ट्रांसपोर्ट लेंगे, लोडिंग लेंगे, और ये वाला जहां पे लोड करने वाला वेसल के ऊपर वो वाला लेंगे, लोड पोर्ट वाला, 10(1) का एडजस्टमेंट लेंगे, एंड इससे अपने को वर्किंग नोट में एडजस्टेड एफओबी मिल जाएगा, और इसका अपने को लेना है 20%, और इंश्योरेंस के लिए 1.125%। ये था स्पेशल एडजस्टमेंट। हमने क्या देखा, बहुत सिंपल सी चीज देखी, प्राइस ऑफ द गुड्स लेना है, उसके बाद डोंट ऐड कॉस्ट टिल लोड पोर्ट, यानी ये वाला कॉस्ट को ऐड नहीं करना है। उसके बाद 10(1) का एडजस्टमेंट कर देंगे, फिर 10(2) का जब एडजस्टमेंट करेंगे तो अपने को 20% ऑफ एडजस्टेड एफओबी चाहिए। ये कहां से आएगा, ये आएगा तुम्हारा वर्किंग मोड में, जहां आपने ऐड क्या करेंगे, प्राइस कॉस्ट ऑफ टिल लोड पोर्ट प्लस 10(1) का एडजस्टमेंट। ये गलती हो जाती है यहाँ पे लोगों से, ये गलती मत करना,
ठीक है, इन डेप्थ में जाके एक बार हमारी वीडियो देख लो, हमने क्वेश्चन भी बहुत सारे सॉल्व किए, 1-2 क्वेश्चन भी बना लिया, रिवीजन वीडियो में भी हमने क्वेश्चन बनाए हैं। क्या बात है, इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो अगर नहीं किया है तो। ठीक है, तो ये रहा एक्स फैक्टरी सेल। कैसे पता चलेगा है, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट या कॉस्ट ऑफ द मशीन या इस प्रकार के कोई वर्डिंग यूज किया होगा एग्जाम में। सिनेरियो 1 या सिनेरियो 2 का। सिनेरियो 1 कैसा है, एक्स फैक्टरी वेसल एंड फ्रेट गिवन, तो प्राइस ले लो, कॉस्ट लोड पोर्ट ले लो, 10-1 कर दो, 10-2 कर दो, कुछ भी इसमें यूनिक नहीं करना, बस वही लोड पोर्ट का कॉस्ट ऐड करना होता है बिफोर 10-1। फिर जब एक्स फैक्ट्री सेल, सेकंड सिनेरियो एक्स फैक्ट्री सेल है, वेसल है, एयर फ्रेट नहीं दिया है, या एक्स फैक्ट्री है और एयर है, दोनों ही सिनेरियो में 20% ऑफ एडजस्टेड एफओबी चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अपने प्राइस ऑफ द गुड्स लेंगे, स्ट्रेट अवे 10-1 का एडजस्टमेंट कर देंगे, फिर 10-2 का जब एडजस्टमेंट करेंगे तो 20% एडजस्टेड एफओबी वर्किंग नोट में निकालेंगे, वहां क्या लेंगे, प्राइस ऑफ द गुड्स प्लस 10-1 का एडजस्टमेंट प्लस तुम्हारा लोड पोर्ट तक का खर्चा, वो सब जोड़ देंगे। ठीक है, क्वेश्चन बना लेना, तुमको इजीली समझ में आ जाएगा। यार आर लिस्ट क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 23, क्वेश्चन 25। वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट मैंने ऑलरेडी दे रखी है, फिर भी ये सारे क्वेश्चन जरूर बना लेना, काफी अच्छे से क्लैरिटी तुमको मिल जाएगी। हाँ, May 23 वाले का ऑब्वियसली। ओके, अब आते हैं अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। रेट क्या लेना है एंड ड्यूटी रेट किस दिन का लेना है और एक्सचेंज रेट किस दिन का लेना है। तो सबसे पहली बात करते हैं ड्यूटी रेट। तो ड्यूटी रेट बोला है सेक्शन 15 के हिसाब से, तो सेक्शन 15 में बोलता है अगर इंपोर्ट का केस है तो जनरली बिल ऑफ एंट्री का लेना है, बट अगर बिल ऑफ एंट्री प्रायर फाइल की, 1 डे प्रायर नहीं, 3-4 दिन पहले फाइल की या 20 दिन पहले फाइल की, तो उस सिनेरियो में जो तुम्हारा एंट्री इनवर्ड या अराइवल का डेट है वो विल बी द ड्यूटी रेट, वो डेट का ड्यूटी रेट लेना है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, जनरली बिल ऑफ एंट्री का लेना है, बट अगर बिल ऑफ एंट्री प्रायर है तो एंट्री इनवर्ड या अराइवल का लेना है। इन शॉर्ट बोला जाए तो बिल ऑफ एंट्री या एंट्री इनवर्ड विचएवर इज लेटर या अराइवल, बिल ऑफ एंट्री या अराइवल विचएवर इज लेटर, बिल ऑफ एंट्री या एंट्री इनवर्ड विचएवर इज लोअर। एंट्री इनवर्ड कब होता है, वेसल के केस में, अराइवल कब होता है, व्हीकल और एयरक्राफ्ट के केस में। ठीक है, उसके बाद वेयर हाउस का अगर केस है तो एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री, जिस दिन वेयर हाउस से निकाल रहे हो उस दिन का ड्यूटी रेट लेना है। पिलफरेज के लिए पीटीए लायबल होता है, डेट अपने को लेना है डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ आईजी। अब बात करते हैं एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट अपने को किस दिन का लेना है, एक्सचेंज रेट मतलब डॉलर्स में होगा, येन में होगा, किसी करेंसी में भी हो सकता है, अपने को इंडियन रुपीस में कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। सर एक कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहता है लोगों को, सर रुपीस में स्टार्टिंग से ही करे कि पहले डॉलर में कर ले एंड में जाके रुपीस में कर ले, डिपेंड ऑन क्वेश्चन टू क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में कम फिगर है डॉलर में और ज्यादा फिगर है रुपीस में तो पहले कन्वर्ट करना इज बेटर। अगर क्वेश्चन में सारी फिगर ही डॉलर में दी गई है इंक्लूडिंग कमीशन वगैरह सब कुछ, तो फिर पूरा डॉलर में कर लो, एंड में जाके रुपीस में कन्वर्ट कर देना। तो डिपेंड ऑन क्वेश्चन टू क्वेश्चन, ऐसा कोई मतलब फिक्स लाइन नहीं है। और कंफ्यूजन हो तो फर्स्ट लाइन से ही कन्वर्जन कर देना, थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा बट आंसर राइट होगा। तो एक्सचेंज रेट किस दिन का लेना है, अगर इंपोर्ट का केस है और होम कंजम्पशन के लिए जा रहा है तो ऑलवेज बिल ऑफ एंट्री का डेट लेना है, और अगर वेयर हाउसिंग के लिए जा रहा है तो इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री का डेट लेना है, यानी जिस दिन वेयर हाउस में डाला उस दिन का रेट लेना है। रेट किसका लेना है, सीबीआईसी का रेट लेना है, किसका, सीबीआईसी। और एक्सपोर्ट के लिए किसका रेट लेते हैं, शिपिंग बिल का रेट लेते हैं। ठीक, अब देखो यहाँ पे एक गुड्स आया, ये जाने वाला है वेयर हाउस में, अभी क्लियर नहीं होगा, पहले वेयर हाउस में कुछ दिन पड़ा रहेगा उसके बाद क्लियर होगा। तो अपने को क्या फाइल करना पड़ता है, इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। अब ये वेयर हाउस में पड़ा रहा, मान लो कि तुम्हारा 3 मंथ्स, उसके बाद हमने इसको बाहर निकाला तो हम क्या फाइल करते हैं, एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। तो ध्यान से देखो, ड्यूटी रेट, ड्यूटी 10%, 15%, 20%, वो इनटू बॉन्ड का लेना है। और एक्सचेंज रेट किस दिन का लेना है, एक्सचेंज रेट लेना है एक्स बॉन्ड का, 65 रुपया, 70 रुपया, जो भी एक्सचेंज रेट है वो तुमको एक्स बॉन्ड का लेना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से दिमाग में घुसा लो और क्वेश्चन बना लेना। अगर नहीं बनाया है तो ये एग्जांपल भी हमने बनाया था, स्क्रीनशॉट ले लो, घर पे एक बारी प्रैक्टिस कर लेना जाने से पहले। जाने से पहले क्या, हम तो एग्जाम हॉल के बाहर ही आपका ये वाला वीडियो देख रहे हैं। अरे ऑल दी वेरी बेस्ट, जय श्री राम दोस्तों, अच्छे से पेपर देना। अब ये तो बात रही जब सब कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया चल रहा है। अब बढ़िया बढ़िया नहीं चल रहा तब क्या करेंगे, यानी ऊपर वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, या तो रिलेटेड निकल गया या तो प्राइस सोल कंसिडरेशन नहीं है, तब क्या करेंगे, तब 4, 5 और 7 और 8 रूल में आएंगे और रेसिडुअल रूल 9 में आएंगे। तो 4 क्या बोलता है, अगर नहीं मिल रहा है तो टीवी ले लो आइडेंटिकल गुड्स का, नहीं मिल रहा है रूल 5 क्या बोलता है, टीवी ले लो सिमिलर गुड्स का। दोनों के लिए प्रोविजन सेम है, दोनों में क्या बोलता है कि जब भी सिमिलर या आइडेंटिकल गुड्स तुम ले रहे हो तो वो इंपोर्टेड एट और अबाउट सेम टाइम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 20 साल 15 साल पहले का डेटा चेक कर रहे हो, 1 महीना 2 महीना या 1 हफ्ता 2 हफ्ता ऐसे कोई पुराना डेटा है तो उससे चेक करो। सेम कॉमर्शियल लेवल पे होना चाहिए, सेम क्वांटिटी में होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि मैंने 10,000 किलो मंगाया है और तुम जाके कंपैरिजन कर दिए 10 यूनिट से, तो 10 यूनिट जिसने मंगाया उसके लिए रेट ज्यादा होगा, मेरा रेट कम होगा। तो ध्यान से तुमको कंपैरिजन करना पड़ेगा कि सब्सटेंशियली सेम क्वांटिटी पे हो। इस पे क्वेश्चन है मलेशियन ऑयल का, डेफिनेटली बना लेना, एग्जाम में आने के बहुत हाई चांसेस है। फिर 10, 2 का एडजस्टमेंट कर देना, अगर 2 से ज्यादा टीवी मिली तो विच एवर इज लोवेस्ट तुमको लेना है। अब मान लो अगर मैंने मंगाया है 1000 किलो, ठीक है, 1000 किलो मेरा वाला,
तो अब हम क्या करेंगे, आइडेंटिकल या सिमिलर का 800 और 900 मेरे को मिला है, तो 800 केजी का 100 रुपया प्राइस था, 900 केजी का 120 रुपया प्राइस था, तो मेरे को 2 टीवी मिल गई। तो अब कौन सा लेंगे, तो अपने लेंगे विच एवर इज लोअर, दैट इज 100 रुपया विल बी आवर ट्रांजैक्शन वैल्यू। आशा करता हूं अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो देख लेना और या मलेशियन ऑयल वाला क्वेश्चन बना लेना। चलो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। एक सिंपल सा पॉइंट समझा देता हूं। कई बार क्या होता है ना, प्राइस अपने को पता नहीं चलता है। मान लो अगर अपने इंडिया में, अब अपने को प्राइस नहीं पता चल रही है वहां वाली, या क्वेश्चन में दिया नहीं अपने को, तो क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब रियल लाइफ में क्या हो रहा है उससे अपने को कोई लेना देना नहीं। तो अपने क्या लेंगे, इंडिया का सेलिंग प्राइस लेंगे, उसमें से माइनस करेंगे जनरल एक्सपेंसेस, उसमें से माइनस करेंगे प्रॉफिट, उसमें से माइनस करेंगे लोकल अगर कोई भी टैक्सेस वगैरह लगा है वो माइनस करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे कस्टम ड्यूटी, तो अपने ऑटोमेटिक सीआईएफ वैल्यू पे पहुंच जाएंगे, ऑटोमेटिक सीआईएफ वैल्यू पे पहुंच जाएंगे। तो ये हो गया रिवर्स मेथड, उल्टा जा जाके अपने निकाल सकते हैं। इसको बोलते हैं रूल 7 डिडक्टिव वैल्यू। सेलिंग प्राइस जो इंडिया की सेलिंग प्राइस है, यानी वो सेलिंग प्राइस जो हम अनरिलेटेड को चार्ज करते हैं ग्रेटेस्ट क्वांटिटी के लिए, ग्रेटेस्ट क्वांटिटी के लिए जो अनरिलेटेड से चार्ज करते हैं वो वाली सेलिंग प्राइस लेना। कमीशन माइनस कर दो, सेल्स एक्सपेंस, प्रॉफिट, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, ये सारा इंडिया वाला है, ठीक है, वो माइनस कर दो, जो भी अदर टैक्सेस वगैरह वो माइनस कर दो, तो तुमको सीआईएफ वैल्यू मिल जाएगा। दूसरा क्या हो गया, कॉम्प्यूटेड वैल्यू। कॉम्प्यूटेड वैल्यू मतलब क्या हो गया, कॉम्प्यूटेड वैल्यू मतलब हो गया कि चलो अपने चलते हैं यूएसए। अब यूएसए की फैक्ट्री पे जो प्राइस था वो ले लो, पूछ लो उससे कैसे निकला वो प्राइस। अब वो प्राइस कैसे निकलेगा, इसमें उसने जनरल एक्सपेंसेस ऐड किए होंगे, जीपी ऐड किया होगा, तो वो प्राइस ले लो, फिर लोड पोर्ट का खर्चा ले लो वगैरह वगैरह, सीआईएफ वैल्यू, इंश्योरेंस रेट वगैरह सब ऐड कर दो, यू विल गेट द प्राइस। इसको बोलते हैं कॉम्प्यूटेड वैल्यू। कॉस्ट ऑफ द मटेरियल, प्रॉफिट एंड जनरल एक्सपेंसेस एंड 10(2) का एडजस्टमेंट, एंड दैट्स इट, यू विल गेट इट। एंड रूल 9 सबसे टफ क्या, रेसिडुअल मेथड। इसके लिए मैंने लर्न करवाया ही था तुमको वैल्यूएशन में, तो वही वाली लाइन यहाँ पे भी लिख के, हाँ बस जीएसटी मत लिखना ना, कस्टम्स एक्ट लिख देना वहां पे। अब बात हो गई इंपोर्ट की, अब चलते हैं एक्सपोर्ट, सबसे टफ। एक्सपोर्ट क्या बोलता है, एक्सपोर्ट सिंपल सी बात बोलता है, जो तुमने वैल्यू डिक्लेयर की वही एसेसेबल वैल्यू है, उसी पे तुमको ड्यूटी देनी है। याद रखना सबसे 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 इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू बनेगा इसमें, कि इसमें सोशल वेलफेयर सरचार्ज नहीं लगता है। आशा करता हूं फर्स्ट पेज में तुमने लिख लिया होगा कि इंपोर्ट के केस में ऑलवेज एड सोशल वेलफेयर सरचार्ज 10%, बट एक्सपोर्ट के केस में कभी भी ऐड नहीं करना है। अब कुछ जनरल रूल्स है, क्या जनरल रूल्स है, आंसर लिखते टाइम, सेफगार्ड ड्यूटी तुमको ऑलवेज कैलकुलेट करना पड़ता है एसेसेबल वैल्यू पे। सेफगार्ड ड्यूटी का 3% 9% वाला याद है, याद दिलवा दूंगा, डोंट वरी। जब एसीडी 37 और 39 निकालोगे तो एसेसेबल वैल्यू लोगे, बीसीडी लोगे, सोशल वेलफेयर लोगे एंड सेफगार्ड ड्यूटी, ये सब ऐड करोगे, उस पे एसीडी 37 का रेट मारोगे तो एसीडी 37 आ जाएगा। अगर एसीडी 39 निकाल रहे हो तो 37 को ऐड मत करना, बार बार बोल रहा हूं, ऐड मत करना, ठीक है। लाइटरेज को इंक्लूड कर लेना, अब इसका कोई काम नहीं है, ये चेंज हो चुका है, तो शिप डीमर चार्जेस अब तुमको ऐड करना पड़ेगा। मे 23 का जो सजेस्टेड है उसके बाद ये चीज चेंज हो चुकी है, शिप डीमर चार्जेस ऐड कर देना, चार्टर्ड हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑलवेज ऐड कर देना। कुछ कुछ जनरल नोट्स जाएंगे, क्या नोट्स जाएगा, रेट ऑफ ड्यूटी तुमने क्या यूज की है, किस दिन की यूज की है, रेट ऑफ एक्सचेंज तुमने किस दिन का यूज किया है, और हर एक एडजस्टमेंट 10(1) और 10(2) का। अगर तुम इस पॉइंटर्स का ध्यान रखोगे तो पक्का है तुम्हारा वैल्यूएशन का सम 100% राइट होगा, एंड अगर 7, 8, 9 जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन होगा वो पूरे मार्क्स तुमको अलॉट कर दिए जाएंगे बिना किसी देरी के, ठीक है। कुछ पॉइंटर्स और है, एक बार वो भी देख लेते हैं। कोई भी इंडिया का एक्सपेंसेस है तो इसको इंक्लूड नहीं करना। कैसे पता चलेगा इंडिया का एक्सपेंसेस है, प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन ऐसा वर्ड यूज किया होगा, या इनलैंड कंटेनर डिपो ऐसा कोई वर्ड यूज किया होगा, या ऐसा बोला होगा कि इंडिया में आके अपने अनलोड कर रहे हैं, तो वो सब खर्चा नहीं लेना है, इंडिया का कोई भी एक्सपेंसेस नहीं लेना है। मैंने पहले ही बोला तुमको एक्सपेंसेस कहां तक का लेना है, बस यहां तक का, ये नहीं लेना, ये नहीं लेना, ये नहीं लेना है, ये नहीं लेना, बस यहां तक का एक्सपेंसेस तुमको लेना है। उसके बाद अगर तुमने कोई भी सर्विस चार्जेस पे किया कैनलाइजिंग एजेंट को, तो ये बाइंग कमीशन नहीं होता, इसको इंक्लूड कर लेना। अगर कैनलाइजिंग एजेंट का सर्विस चार्जेस है तो दैट विल बी इंक्लूडेड अंडर 10(1). ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम एफओबी, नेवर स्टार्ट विद सीआईएफ। May 23 के सजेस्टेड से हमने क्या निकाला, May 23 के सजेस्टेड से हमने ये निकाला कि शिप डीमर चार्जेस शैल बी इंक्लूडेड फॉर कैलकुलेटिंग एसेसेबल वैल्यू, इररिस्पेक्टिव चार्टर्ड वेसल है या नहीं, या फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद डीमर चार्जेस रिलेटेड टू एयरपोर्ट को इग्नोर करना, यानी उसको मत कंसीडर करना, इंक्लूड नहीं करना है। डोंट इंक्लूड डीमर चार्जेस अगर अपने 20% ऑफ एडजस्टेड एफओबी कैलकुलेट कर रहे हैं तो। एंड फॉर मोर सच अपडेट स्टे कनेक्टेड टू @chartered aspirants, हमारे टेलीग्राम चैनल, उस पर कनेक्टेड रहना, ठीक है। और इसको भी सब्सक्राइब कर लेना, पसंद आ रहा होगा तो आ ही रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है, अभी तक बने हुए हो तो दोस्तों यहां खत्म होता है अपना वैल्यूएशन चैप्टर भी। जी हाँ, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, हम आ गए बैगेज की तरफ, अनदर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक।
अब बैगेज मतलब क्या हो गया, फॉर एग्जांपल के ऐसे समझो कि तुम एयरपोर्ट से आते हो तो तुम अपने साथ बैग लेके आते हो, ब्रिंगिंग इनटू इंडिया फ्रॉम प्लेस आउटसाइड इंडिया, तो तुमको ड्यूटी पे करना पड़ेगा, इंपोर्ट ड्यूटी। अब वो क्या करेंगे, तुम्हारे बैगेज का एक एक सामान निकालेंगे, स्कैन करेंगे, देखेंगे, उसके बाद ड्यूटी लगाएंगे। वैसे तो बहुत ज्यादा माथापच्ची हो जाएगा, डिले हो जाएगा फ्लाइट्स में। तो उसके लिए एकदम सिंपल से फंडा बोला, तुम बैगेज लेके आओ तो तुम डिक्लेरेशन दे दो तुम बैगेज में क्या क्या लेके आए हो, हम तुमको एक जनरल फ्री अलाउंस देंगे, अगर तुमको मिलता होगा तो एक स्पेशल अलाउंस देंगे रूल 5 में। उसके बाद जो फिगर आएगी उस पर 38.5% या 110% मार देंगे, एंड जो भी ड्यूटी बनेगा उतना ड्यूटी तुम पे कर देना। 38.5 क्यों बोलते हैं, 35 प्लस 10%, सोशल वेलफेयर ऑलवेज लगता है, तो एग्जाम में 38.5 मार देना। 100 प्लस 10% तो 110%, तुम एग्जाम में 110% मार देना। अब किस पे 38.5 लगता है, किस पे 110% लगता है, वो पढ़ने से पहले एक बार जीएफए पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो रूल 3 एंड रूल 4 बोलता है, रूल 3 बोलता है अगर आप आते हो अदर देन नेपाल भूटान म्यांमार से, रूल 4 बोलता है अगर आप आते हो फ्रॉम नेपाल भूटान एंड म्यांमार। अब रूल 3 देख लेते हैं, अगर आप आते हो फ्रॉम अदर देन नेपाल भूटान एंड म्यांमार, यानी यूएसए से आ रहे हो, अमेरिका से, अमेरिका यूएसए, लंदन से आ रहे हो, और जर्मनी से आ रहे हो, कहीं और कहीं से भी आ रहे हो, अगर आप एक इंडियन रेसिडेंट हो या फॉरेनर रिसाइडिंग इन इंडिया हो या टूरिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, तो आप जो भी पर्सनल इफेक्ट अपने साथ लाओगे या ट्रैवल सोविनियर अपने साथ लाओगे वो फ्री है, उस पर कोई भी ड्यूटी नहीं लगेगा। पर्सनल इफेक्ट मतलब टूथब्रश वगैरह ये सब कुछ जो भी लेके आ रहे हो। अब अगर तुम आर्टिकल लेके आते हो अदर देन एनेक्शर 1, अब एनेक्शर 1 में कुछ आर्टिकल दी हुई है, अगर उनको छोड़ के कोई आर्टिकल लेके आते हो तो तुमको मिलेगा 50,000 का जनरल फ्री अलाउंस, यानी टोटल करेंगे उसमें 50,000 माइनस करेंगे, फिर जो फिगर आएगी उस पर जो भी रेट लगेगा वो रेट लगा देंगे। अगर तुम टूरिस्ट ऑफ फॉरेन ओरिजिन हो तो उस सिनेरियो में पर्सनल इफेक्ट और जो भी लेके आओगे वो फ्री है। अदर देन एनेक्शर 1 जो भी गुड्स लेके आ रहे हो तो उस सिनेरियो में तुमको मिलेगा 15,000 का जनरल फ्री अलाउंस। इन्फेंट के लिए कोई भी जनरल फ्री अलाउंस नहीं होता है, बट उसका जो पर्सनल इफेक्ट होता है, दूध का बोतल वगैरह जो होता है वो फ्री होता है, उस पर कोई भी ड्यूटी नहीं लगती है। तो हमारे रूल 3 में अदर देन नेपाल भूटान एंड म्यांमार से हम इंडियन रेसिडेंट है या पर्सन रिसाइडिंग इन इंडिया या टूरिस्ट ऑफ फॉरेन ओरिजिन है या तुम्हारा फॉरेनर रिसाइडिंग इन इंडिया है, उस सिनेरियो में अगर पर्सनल इफेक्ट ट्रैवल सोविनियर फ्री है, उसमें कोई भी ड्यूटी नहीं लगेगा, तो उसको कैलकुलेशन में लेना ही मत, टेबल में उसको ऐड ही मत करना। आर्टिकल अदर देन एनेक्शर 1 वाला, तो उस सिनेरियो में क्या, अगर लैंड रूट से आ रहा है तो 50,000 और एयर से कोई भी रूट से आ रहा है 50, तुम 50,000 डिलन करो, 50,000। टूरिस्ट ऑफ फॉरेन ओरिजिन हो तो अदर देन एनेक्शर 1 वाला जो आर्टिकल है उसके लिए 15,000 एंड पर्सनल इफेक्ट एंड ट्रैवल सोविनियर तो फ्री है। इन्फेंट के लिए ट्रैवल सोविनियर नहीं, बट इन्फेंट के लिए उसका जो भी पर्सनल इफेक्ट है वो फ्री होता है। अब रूल 4 की बात करते हैं, अगर तुम नेपाल भूटान म्यांमार से आ रहे हो, तुम कौन हो, फॉरेनर रिसाइडिंग इन इंडिया हो, इंडियन रेसिडेंट हो या पर्सन हो या टूरिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, उस सिनेरियो में पर्सनल इफेक्ट एंड ट्रैवल सोविनियर तो फ्री है, बट अब तुम जो भी गुड्स ला रहे हो अदर देन एनेक्शर 1, तो अगर लैंड से लाओगे तो कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। अदर देन लैंड रूट यानी हवा से अगर आ रहे हो तो 15% का तुमको जनरल फ्री अलाउंस मिल जाएगा। अगर तुम टूरिस्ट ऑफ फॉरेन ओरिजिन हो, पर्सनल इफेक्ट एंड सोविनियर तो फ्री है तुम्हारे लिए, बट तुम गुड्स ला रहे हो अदर देन एनेक्शर 1 और लैंड से ला रहे हो तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अदर देन लैंड ला रहे हो तो 15,000 का बेनिफिट है, एंड इन्फेंट के लिए सेम है, पर्सनल इफेक्ट फ्री है, एंड आर्टिकल अदर देन एनेक्शर 1 के लिए कोई बेनिफिट अवेलेबल नहीं होता है। ओके, अब इसमें एक और रूल आता है, रूल 5। ये क्या है, स्पेशल अलाउंस। मैंने बोला कि स्पेशल अलाउंस भी मिलता है। ये स्पेशल अलाउंस किसको मिलता है, ये सबको नहीं मिलता है, ये उनको मिलता है जो अब्रॉड रह के आए हैं कम से कम 1 ईयर। कम से कम 1 ईयर में तुम अब्रॉड में थे, अब इंडिया आ रहे हो, तो उस सिनेरियो में अगर तुम जेंटलमैन पैसेंजर हो तो तुमको 20 ग्राम्स विद अ वैल्यू कैप ऑफ 50,000 इतना तक तुम फ्री में ज्वेलरी ला सकते हो। अगर तुम लेडी पैसेंजर हो तो 40 ग्राम्स विद अ वैल्यू कैप ऑफ 1 लाख इतने तक की ज्वेलरी तुम ला सकते हो। इसके ऊपर ज्वेलरी लाओगे तो फिर वो जीएफए में चला जाएगा। जीएफए वाले कॉलम याद है, कॉलम वाइज कैलकुलेशन किया था। नहीं समझ में आ रहा है तो कस्टम का रिवीजन वीडियो देख लेना, फर्स्ट जाओगे एग्जाम में, बता रहा हूं। अगर समझ आ रहा है तो फिर बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। अब इसके लिए आपने एक तो मस्त वाला क्वेश्चन भी किया था, तो उस क्वेश्चन को तुम स्क्रीनशॉट ले लो, घर पे प्रैक्टिस कर लेना अगर नहीं किया हुआ है तो। बट मेरे हिसाब से तुमने वो क्वेश्चन बना ही लिया होगा हमारे साथ। कहाँ गया, कितने गया, कितने गया, कितने गया, कितने गया, कितने गया, बैगेज 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 बैगेज, ये रहा बैगेज, ये रहा क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन को अच्छे से कर लोगे तो समझ जाओगे। अच्छा, बोले कि आप जीएफए में तो सर सिर्फ और सिर्फ 50,000 या 15,000 मिलता है, आप इसमें 24,000 डाल के रखे हैं, 34 लाख डाल के रखे हैं, ये ऐसा नहीं है। इसका मतलब होता है ये जीएफए वाले कॉलम में जाएगा, उसके बाद 50,000 या 15,000 जो भी होगा वो माइनस करेंगे, इसका ये कॉलम का ये मतलब होता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं असली चार्ट की तरफ, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आएगा। ये चार्ट अगर समझ लिया ना तो इजीली सब कुछ कर पाओगे। अगर हम बैगेज में पर्सनल इफेक्ट लाते हैं, एग्जेप्ट, देना ही नहीं है। अगर हम ट्रैवल सोविनियर लाते हैं, एग्जेप्ट, देना ही नहीं है।
इन्फेंट का पर्सनल इफेक्ट लाते हैं, एग्जाम देना ही नहीं है। बट एक स्पेशल है, लैपटॉप, एक लैपटॉप अगर 18 साल के ऊपर वाला आदमी बैगेज में लाता है तो फुल्ली एग्जाम्प्ट है। पीसी नहीं, लैपटॉप। क्या एग्जाम्प्ट है? लैपटॉप। कितना लैपटॉप? एक लैपटॉप। किसके लिए? एडल्ट के लिए, यानी 18 ईयर या उससे ज्यादा वाले के लिए, 18 ईयर या उसके ज्यादा वाले के लिए, तो फुल्ली एग्जाम्प्ट है, उसको कंप्यूटेशन में लेना ही मत। उसके बाद अब अदर आर्टिकल, ये इसको छोड़ के या तो जीएफए में कवर होगा या तो एनेक्सर 1 में कवर होगा। अगर जीएफए में कवर होगा तो टोटल करेंगे 15,000 या 50,000 एज पर रूल 3 या रूल 4 जो भी उसमें लगता होगा वो माइनस करेंगे एंड ड्यूटी लगा देंगे 38.5%। इसको क्या बोलते हैं? 38.5% विद जीएफए। जीएफए कितना? या तो 15 या तो 50। अब इसमें क्या क्या कवर है? अगर कार्टेज, बंदूक की गोली अप टू 50 लाते हो तो ये यहां पे कवर होगा। सिगरेट अप टू 100 स्टिक्स लाते हो, यहां पे कवर होगा। सिगार अप टू 25 लाते हो तो यहां पे कवर होगा। टोबैको अप टू 125 ग्राम्स यहां पे कवर होगा। वाइन अप टू 2 लीटर, 2 लीटर तक गटगट गटगट दारू लेके आते हो तो यहां पे कवर होगा। ऑर्नामेंट यानी ज्वेलरी लेके आते हो तो यहां पे कवर होगा। अब इसके अलावा जो और सारे आर्टिकल्स है वो सब यहाँ पे कवर हो जाएंगे। कोई भी आर्टिकल है, तुम्हारा टॉवल लेके आ रहे हो और खरीद के नया ब्रांडेड टॉवल ला रहे हो, जो भी चेयर वगैरह कुछ भी, जो भी बैगेज में तुम भर सकते हो वो जो भी ला रहे हो वो सब यहाँ पे कवर होगा। तो सिगरेट अप टू 25, सॉरी, सिगरेट अप टू 100 स्टिक्स, कार्टेज 50, सिगार 25, टोबैको 125, वाइन 2 लीटर, ऑर्नामेंट अनदर आर्टिकल सब यहाँ पे कवर होंगे। इसमें जीएफए भी मिलेगा और रेट क्या लगेगा? 38.5%। इसके अलावा अगर तुम एनेक्सर 1 वाले गुड्स आ जाओ, एनेक्सर 1 वाले गुड्स क्या है ये देखो ध्यान से। कार्टेज 50 से ज्यादा, अभी तो आप बोले कार्टेज वाला जीएफए में होगा, कार्टेज अप टू 50, ध्यान से देखो, कार्टेज अप टू 50 जीएफए वाले में, कार्टेज मोर देन 50 एनेक्सर 1, सिगरेट मोर देन 106 एनेक्सर 1, सिगार मोर देन 25 एनेक्सर 1, टोबैको मोर देन 125 तुम्हारा एनेक्सर 1, और गन, बंदूक एनेक्सर 1। इसमें कितना लगता है पता है? 110%। कितना लगता है? 110%। ध्यान से सुन लो, इससे कल एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बता रहा हूं। अल्कोहलिक लिकर 2 लीटर से ज्यादा, गोल्ड एंड सिल्वर, एलसीडी और एलईडी, अगर ये लेके आते हो तो 38.5% ही लगेगा रेट, बट जीएफए नहीं मिलेगा। हमने क्या देखा अदर आर्टिकल में? जो जो जीएफए में कवर्ड है, कार्टेज अप टू 50, सिगरेट 100, सिगार 25, टोबैको 125, दारू 2 लीटर तक, ऑर्नामेंट और अदर आर्टिकल लेके आते हो तो तुम्हारा सारे को ऐड करेंगे, 50 या 15% जो भी मिल रहा होगा वो माइनस करेंगे और उसके बाद 38.5%। एनेक्सर 1 लाते हो तो दो भाग में एनेक्सर 1 होता है, या तो 110% लगेगा तो 38.5 लगेगा, बट जीएफए नहीं मिलेगा। तो सिगरेट लेके आते हैं 100 स्टिक से ज्यादा, कार्टेज 50 से ज्यादा, गन लेके आते हैं, सिगार लेके आते हैं, या टोबैको 125 से ज्यादा लेके आते हैं, या सिगार 25 से ज्यादा लेके आते हैं, तो 110% लगेगा जीएफए, तो ऑब्वियसली इसमें भी नहीं मिलता है। अल्कोहलिक लिकर 2 लीटर से ज्यादा, एलसीडी एलईडी या गोल्ड एंड सिल्वर लेके आते हैं तो 38.5% का रेट है, जीएफए नहीं मिलेगा। फिर रूल 5, रूल 5 क्या बोलता है? अगर तुम अदर देन ऑर्नामेंट लेके आते हो तो एनेक्सर 1 में कवर हो गए, 38.5, कोई जीएफए नहीं मिलेगा। ठीक है, इसकी बात कर रहा है। गोल्ड एंड सिल्वर, बार वगैरह लेके आ रहे, गोल्ड बार लेके आ रहे, वो सब तो एनेक्सर 1 में कवर होगा 38.5% में, यानी यहां पे कवर होगा, कोई भी जीएफए नहीं मिलेगा। अब अगर ऑर्नामेंट्स लेके आ रहे हैं, ज्वेलरी लेके आ रहे हैं, तो अगर पीरियड ऑफ स्टे इज अप टू 1 ईयर तो रूल 3 और रूल 4 मिलेगा। पीरियड ऑफ स्टे 1 साल से ज्यादा है तो 3-4 तो मिलेगा ही, उसके साथ रूल 5 भी मिलेगा। रूल 5 कितना मिलेगा? जेंटलमैन के लिए 20 ग्राम, वैल्यू कैप 50,000, लेडी के लिए 40 ग्राम, वैल्यू कैप 1,00,000। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे मैंने शेयर किया हुआ है, फिर भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, भी क्विक रिवीजन के लिए हेल्प करेगा तुम्हारा। ठीक है, ऐसे लो। ठीक है, ले लिया? अब इसका ले लो, ले लिया? ठीक है, चलो अब अदर रूल्स की तरफ आते हैं। अनअकम्पनीड बैगेज के लिए क्या बोलता है? या तो तुम्हारा बैगेज तुम्हारे आने के 1 महीने के अंदर आ जाना चाहिए, या तो तुम्हारे आने के 2 महीना पहले आना चाहिए। अगर ऐसा करते हो तो जो भी पड़ा वही रूल्स उसमें भी लगाएंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ, डेट नहीं मैच हुई, तो सिनेरियो में एक एक आर्टिकल निकाल के अलग अलग ड्यूटी रेट लगेगा। अच्छा, क्रू मेंबर जो होते हैं, जैसे जो फ्लाइट अटेंडेंट वगैरह होते हैं, उनको कुछ बेनिफिट है क्या? तो उनके लिए रूल 9 में एक बेनिफिट दे दिया, बोला कि आप 1500 तक का गिफ्ट लेके आ सकते हो। 1500 का चॉकलेट्स हो गया, पीटी गिफ्ट आइटम्स हो गया, ये सारे ला सकते हो। मतलब तुम सिंगापुर गए हो, हम तुमको बोले अरे यार तुम तो फ्लाइट स्टूवर्ड हो ना, तो तुम एक काम करो ना, वहां से ना मेरे चॉकलेट ले आओ, तो 1500 तक का अगर चॉकलेट लाओगे तो कोई भी ड्यूटी नहीं देना, 1500 के ऊपर जो भी है उस पर ड्यूटी पेमेंट करना पड़ेगा। ये तो डायरेक्टली चार्ट से ही चेकआउट कर लेंगे अपने। नोटिफिकेशन भी हमने देख लिया है, एंड इसको तुम कैजुअल रीडिंग कर लेना, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बस ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दैट्स इट। अब बैगेज के लिए ये रहा मेगा क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्वेश्चन बना लिया ना, किसी भी कंपाइलर का कोई भी क्वेश्चन कवर कर लोगे, इसमें मैंने सारे एडजस्टमेंट डाल दिए। तो ये मेगा क्वेश्चन है बैगेज का, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, आंसर का स्क्रीनशॉट ले लो,
कॉलम वाइज करना है, पहले जीएफए का कॉलम फिर एनेक्चर 1 का कॉलम। एनेक्चर 1 में 38.5% और 110% का कॉलम, अगर इन्फेंट है तो इन्फेंट का कॉलम अलग से और मिसेस मोनो का कॉलम अलग से। फिर जो भी होगा यहाँ पे वो अपने डाल देंगे अकॉर्डिंगली, रूल 3 रूल 5 का जो भी अगर मिलता होगा वो दे देंगे, एंड दिस इज द आंसर। स्क्रीनशॉट लेते चलो आंसर का, ताकि इजी रहे तुम्हारे लिए सॉल्व करने में, ठीक है। तो ये मेगा क्वेश्चन अगर बना लिया ना तो पूरा का पूरा बैगेज सॉल्व हो जाएगा। वैसे इसका स्क्रीनशॉट मैं शेयर कर दूंगा चैनल पे, डोंट वरी। चलो, तो इसी के साथ दोस्तों पता है खत्म हो गया अपना बैगेज भी। ओ माय गॉड, ऑलमोस्ट 20 मार्क्स में 18 मार्क्स अपना कवर हो चुका है, ठीक है। सिर्फ 2 मार्क्स का अपना बचा है, चलो वो भी देख लेते हैं। 18 भी नहीं बोलूंगा, 20 मार्क्स में 15 मार्क्स कवर हो गए। 5 मार्क्स अपना वेयर हाउसिंग कभी कभी आ जाता है, और कभी कभी इसमें से कंसेशन वाला भी वो दे देते हैं, तो चलो वो भी देख लेते हैं। रिफंड को सेल्फ कर लेना, इसमें तो कुछ भी ऐसे समझाने वाला नहीं है। इसमें बस क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर बना लेना। इसको बना लोगे तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तुमको मिल जाएगी। ओके, अब चलते हैं वेयर हाउसिंग की तरफ। चलो वेयर हाउसिंग को फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, बहुत मजा आएगा वेयर हाउसिंग में। अब वेयर हाउसिंग की तरफ बढ़ते हैं, तो वेयर हाउसिंग में 3 प्रकार के वेयर हाउस होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और स्पेशल वेयर हाउस। पब्लिक मतलब ये स्टैब्लिश कौन करता है, गवर्नमेंट स्टैब्लिश करता है, और इसमें ड्यूटीएबल गुड्स आता है। अब जो प्राइवेट वेयर हाउस होता है इसको कौन मैनेज करता है, प्राइवेट एंटिटीज इसको मैनेज करती है, बट इसको लाइसेंस दिया जाता है गवर्नमेंट द्वारा। इसमें ड्यूटीएबल गुड्स आता है, जो भी लाइसेंस से इंपोर्ट करेगा वो। फॉर एग्जांपल रिलायंस ने अपना प्राइवेट वेयर हाउस बना दिया, तो प्राइवेट वेयर हाउस में वो अपना सामान रख सकता है, बट उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से। स्पेशल वेयर हाउस क्या होता है, स्पेशल वेयर हाउस फॉर नोटिफाइड गुड्स होता है, उसमें ताला भी कस्टम्स वाला लगता है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ वो नोटिफाइड ड्यूटीएबल गुड्स जाते हैं जो सीबीआईसी बताती है, वो वाली गुड्स जाते हैं, ठीक है। तो पब्लिक वेयर हाउस जो होता है, प्राइवेट वेयर हाउस होता है, डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं होता है, रिकॉर्ड बेस्ड कंट्रोल होता है उसमें। बट जो स्पेशल वेयर हाउस होता है उसमें तो ताला ही कस्टम वाला लगता है, नहीं वो डायरेक्ट कंट्रोल में होता है कस्टम्स के, सीबीआईसी के। अब अगर आप कॉन्ट्रोवीन करते हो कोई भी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, या जिस कोई भी ऐसा कंडीशन जिसके बेस पे आपको लाइसेंस मिला था, तो प्रिंसिपल कमिश्नर चाहे तो आपका लाइसेंस कैंसिल कर सकता है। ऑब्वियसली ओबीएच आपको देगा। जब भी आपका इंक्वायरी चल रहा होगा उस दौरान आपका वेयर हाउस का लाइसेंस सस्पेंड हो जाएगा। जैसे ही सस्पेंड हो जाएगा तो आपको पता है 3 चीज आपको करनी है, या तो आप मतलब आप एज एन इंपोर्टर आपका जो भी गुड्स पड़ा है वेयर हाउस में उसको वहां से हटा दो, दूसरे वेयर हाउस में डाल दो, या होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करवा दो, और या तो एक्सपोर्ट कर दो। ये सब तुमको कब करना है, 7 डेज के अंदर करना है, जब भी तुम्हारा कैंसिलेशन ऑर्डर आएगा तभी, ठीक है। उसके बाद मान लो कि अगर अपना केस चल रहा है, कैंसिल हो गया, उतना 7 डेज का जो टाइम है, क्या उतने टाइम के अंदर हम वेयर हाउस के प्रोविजंस के अंदर रहेंगे क्या? हमारे ऊपर वेयर हाउस का लॉ लगेगा, हमारे ऊपर कस्टम्स का लॉ लगेगा? जी हाँ, बिल्कुल लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपके ऊपर वो लॉ नहीं लगेगा। अब बात करते हैं बॉन्ड की। बॉन्ड के में हमने क्या पढ़ा था कि हमने उल्टा सोचना है। कंसाइनमेंट बॉन्ड जनरल बॉन्ड होता है, जनरल बॉन्ड स्पेशल बॉन्ड होता है, पर लिखना वैसे ही है। एग्जांपल, कंसाइनमेंट बॉन्ड क्या बोलता है कि कोई भी पर्सन जो वेयर हाउस में सामान रखना चाहता है, तो मैं उसका चाचा वाचा नहीं हूं, तो मेरे को थ्री टाइम जितना ड्यूटी बनता है, थ्राइस द अमाउंट ऑफ ड्यूटी बॉन्ड एग्जीक्यूट करके देना। अब जनरल बॉन्ड क्या होता है? जनरल बॉन्ड मतलब होता है कि मान लो जो बड़ी इंडस्ट्री है, रिलायंस वगैरह हो गया, तो ये लोग क्या करेंगे, एसीडीसी के पास जाएंगे और बोलेंगे कि भाई सुनना, मेरा तो रोज ही इंपोर्ट होता है, मैं बार बार बॉन्ड एग्जीक्यूट करूंगा, वेयर हाउस में रखूंगा तो बहुत ज्यादा पेपर वर्क हो जाएगा, तो मेरे को एक साल भर का स्कीम दे दो। तो अब क्या होगा, एसीडीसी को जाके अप्लाई करो, एसीडीसी तुम्हारा पास्ट रिकॉर्ड देखेंगे, एंटीसिपेटेड इंपोर्ट्स देखेंगे, और उसके बेसिस पे तुमको एक अमाउंट बता देंगे, वो अमाउंट का बॉन्ड एग्जीक्यूट कर देना, तो साल भर का छुट्टी हो गया। इसको बोलते हैं जनरल बॉन्ड, और इसको बोलते हैं कंसाइनमेंट बॉन्ड। नाम है कंसाइनमेंट बट है जनरल, और नाम है जनरल बट है स्पेशल। ओके, अच्छा, क्या डायरेक्टली वेयर हाउस में जाके रख सकते हैं क्या? नहीं, डायरेक्टली नहीं रख सकते। पहले ऑर्डर आएगा कि डिपॉजिट कर दो वेयर हाउस में, तभी जाके तुम डिपॉजिट कर सकते हो वेयर हाउस में। डायरेक्टली जाके वेयर हाउस में नहीं रखोगे, पहले अप्लाई करोगे, फिर ऑर्डर आएगा रखो, अब जाके वेयर हाउस में रखना पड़ेगा। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, चलो एक बार फिर से बता देते हैं, एक बार बेसिक वाला, बहुत लोग को नहीं पता होता है। जैसे ही आपका गुड्स हुआ ब्रिंगिंग इनटू इंडिया फ्रॉम प्लेस आउटसाइड इंडिया, इंपोर्ट हो गया, इंपोर्ट होने के बाद 2 रास्ते होते हैं, या तो होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करवा दो, या तो वेयर हाउस में डाल दो। वेयर हाउस में डालने के लिए इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री एग्जीक्यूट करते हैं, वहां से हमारा गुड्स कहां पड़ा रहता है, वेयर हाउस में पड़ा रहता है, मान लो 3 मंथ्स के लिए। उसके बाद अपने एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल करके 3 चीज कर सकते हैं, या तो होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करवा लेंगे, या तो एक्सपोर्ट कर देंगे, या तो दूसरे वेयर हाउस में ट्रांसफर कर देंगे। ये हुआ एक बेसिक, ठीक है। चलो, अब कितने दिन के लिए अंदर हम लोग वेयर हाउस में रख सकते हैं? तो जितने दिन के लिए मांगोगे उतने दिन के अंदर रख सकते हो, बट एक लिमिट लगा के रखी हुई है। यहाँ पे लिमिट क्या है? अगर आपका गुड्स 100% ईओयू, ईएसटीपी, एसटीपी में जाने वाला है, तो अनलिमिटेड पीरियड है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 1 महीना, 2 महीना, जितना दिन के लिए रखना उतना दिन के लिए रखो, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, वेयर हाउसिंग चार्जेस लगेंगे, इंटरेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं लगेगा। इसके अलावा अगर आपका गुड्स है, चाहे कैपिटल गुड्स हो, चाहे इंपोर्टेड गुड्स हो, इनपुट गुड्स हो, फर्क नहीं पड़ता है,
आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 साल तक का समय, आप 1 साल तक वेयर हाउस में रख सकते हो। अगर 1 साल के बियॉन्ड आपने रखा तो इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर रिमूवल। अब इम्प्रॉपर रिमूवल पे क्वेश्चन आता है, वो बताऊंगा कौन सा, वो बना के जाना। तो टिल द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर परमिटिंग द डिपॉजिट, यानी जिस दिन ऑर्डर आया वहां से 1 साल तक का समय होता है अपने पास रखने का। फर्स्ट 90 डेज इंटरेस्ट फ्री होता है, 91st डे से 15% पर एनम करके इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा, जितना दिन भी अपने रखेंगे उतने दिन तक। तो मान लो ऑर्डर आया, ऑर्डर से फर्स्ट 90 डेज तक इंटरेस्ट फ्री है, वहां से 1 ईयर तक जितना भी 91st डे से लेकर 1 ईयर तक, या जितना भी दिन हमने रखा, मान लो हमने 100 डेज तक रखा तो 91st से 100 डेज तक का 15% पर एनम का इंटरेस्ट लगेगा। ठीक, अच्छा क्या अपने को 1 ईयर से कम मिल सकता है? ऑब्वियसली जितना मांगोगे उतना मिलेगा, मैक्सिमम 1 ईयर। मान लो तुमने अगर 6 मंथ्स मांगा तो 6 मंथ्स के बाद अगर रिमूव नहीं किया तो इम्प्रॉपर रिमूवल। तुमने 1 ईयर के लिए मांगा, 1 ईयर के बाद तुमने रिमूव नहीं किया तो इम्प्रॉपर रिमूवल हो जाता है। ओके, 90 डेज कहां से काउंट करना है? ऑर्डर ऑफ रिमूवल से। 1 ईयर ऑर्डर परमिटिंग द डिपॉजिट से। 1 ईयर कहां से काउंट करना है? ऑर्डर परमिटिंग द डिपॉजिट से। इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री से नहीं करना, इसमें एक एमसीक्यू बन सकता है, ये रहा क्वेश्चन, इसको देख लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, एक पॉइंट और यहां पे ये है कि एक्स एक इंपोर्टर है, उसने इंपोर्ट किया कोई गुड्स को और वेयर हाउस में जाके रखवा दिया, उस गुड्स को कर दिया उसने एक्सपोर्ट। अब अगर उस गुड्स को उसने एक्सपोर्ट कर दिया है तो उस गुड्स पे तो कोई भी, मान लो उसने गुड्स को एक्सपोर्ट किया 100 डे पे, तो 10 दिन का इंटरेस्ट लगेगा। तो 10 दिन का इंटरेस्ट लगेगा क्या? तो द आंसर इज नहीं लगेगा, बिकॉज अगर गुड्स एक्सपोर्ट हो गया है तो उसपे कोई ड्यूटी नहीं है, और ड्यूटी नहीं है तो इंटरेस्ट मारोगे किस पे? जीरो पे। 15% इज जीरो, तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा। कीवर्ड क्या है? लाइबिलिटी टू पे इंटरेस्ट कैन नॉट बी सैडल्ड ऑन अ नॉन एग्जिस्टिंग ड्यू। इसको रीड कर लेना, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। क्या जितना देर वेयर हाउस में रखा है तो मेरे ऊपर भी कोई मतलब मैं कुछ कर सकता हूं क्या गुड्स के साथ? बिल्कुल कर सकते हो। तुम इंस्पेक्ट कर सकते हो गुड्स को, तुम शो कर सकते हो गुड्स को फॉर सेल, इसमें जीएसटी का शेड्यूल 3 के साथ क्रॉस लिंक कर लेना। तुम इंश्योर कर सकते हो कि गुड्स जो है वो डेटोरिएट ना हो, डैमेज ना हो, तो ऐसा कोई भी प्रिकॉशनरी मेजर तुमको लेना है वो ले सकते हो। तुम गुड्स को सॉर्ट कर सकते हो, छोटा से बड़ा, बड़ा से छोटा, जैसे चाहो वैसे एडजस्ट कर सकते हो। क्या मैं वेयर हाउस में मैन्युफैक्चरिंग कर सकता हूं क्या? बिल्कुल कर सकता हूं। मान लो मैंने मंगाया प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, इसको मैंने कर दिया वेयर हाउस में, मैंने इसको रख दिया, मैंने परमिशन लिया वेयर हाउस में, मैंने इसको कर दिया मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग करके मैंने बना दिया प्रोडक्ट एक्स, इस एक्स को कर दिया मैंने एक्सपोर्ट। तो एक्स पे तो ड्यूटी देनी ही नहीं है, बिकॉज एक्सपोर्ट क्या, मेजॉरिटी ऑफ द केस में एक्सपोर्ट पे ड्यूटी लगता ही नहीं है। ए बी और सी में तो ड्यूटी लगा ही नहीं होगा, बिकॉज वेयर हाउस में थोड़ी ड्यूटी लगता है। ड्यूटी कब लगता है? जब एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं, तो ड्यूटी तो लगा ही नहीं है। तो क्या ड्यूटी देना पड़ेगा? द आंसर इज नो, ए बी और सी में ड्यूटी देने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा सिनेरियो, मान लो कि हमने एक्स को एक्सपोर्ट नहीं किया, एक्स को हमने इंडिया में खाली करवाया, तो माना जाएगा कि हमने ए बी सी को इंपोर्ट नहीं किया, हमने एक्स को ही इंपोर्ट किया है, और अपने को जो भी ड्यूटी लगेगा, रेट लगेगा, वो एक्स का लगेगा, ए बी सी का नहीं लगेगा। ठीक है, अगर फिनिश गुड्स को हम एक्सपोर्ट कर देते हैं आउटसाइड इंडिया तो एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करने की कोई जरूरत नहीं, और इंपोर्ट ड्यूटी भी रेमिट हो जाएगी, यानी माफ हो जाएगी, देने की जरूरत नहीं है एबीसी में। अगर हम होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करवाते हैं तो माना जाएगा कि हमने जो गुड्स को मैन्युफैक्चर किया, दैट इज एक्स को जो मैन्युफैक्चर किया, उसी को ही हमने इंपोर्ट किया था, और ड्यूटी भी अपने को इंपोर्ट वाली ही देनी है। और अगर आधा होम कंजम्पशन आधा एक्सपोर्ट, तो अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शनेट कर दिया जाएगा। अगर कोई वेस्ट जनरेट हो जाता है वेयर हाउस में, तो अगर तुम उस वेस्ट को क्लियर करवाते हो तो माना जाएगा तुमने उस वेस्ट को इंपोर्ट किया, उस वेस्ट पे तुमको ड्यूटी देना पड़ेगा। अगर तुम उस वेस्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हो और मेन प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर देते हो तो कोई ड्यूटी देने की जरूरत नहीं है। क्या 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 अपने कर सकते हैं? तो या तो अपने एक वेयर हाउस से दूसरे में डाल सकते हैं, तो होम कंजम्पशन कर सकते हैं, और या तो फिर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर एक से दूसरे में डालना है तो परमिशन ले लो प्रॉपर ऑफिसर से, क्लियर करवा रहे हो होम कंजम्पशन के लिए तो एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल करो, ड्यूटीज, पेनल्टी, इंटरेस्ट, जो भी चार्जेस है वो सब पे कर दो, फिर प्रॉपर ऑफिसर ऑर्डर देगा क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन का। एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो शिपिंग बिल फाइल कर लो, एक्सपोर्ट ड्यूटी अगर लगता है तो पे कर दो, पेनल्टी, वेयर हाउसिंग चार्जेस, इंटरेस्ट वगैरह जो भी लगता है वो सारा पे कर दो, प्रॉपर ऑफिसर ऑर्डर देगा कि जाओ गुड्स को लेके एक्सपोर्ट कर दो, लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर। अब मान लो वेयर हाउस में गुड्स रखा है, मेरे पास पैसे ही नहीं बचे उसको क्लियर का, इंपोर्ट ड्यूटी देने का पैसा ही नहीं बचा, तो मैं क्या करूंगा? लिखित में दे दूंगा कि मैं रेलिंक्विश कर रहा हूं अपना टाइटल टू दिस गुड्स, और मैं इस गुड्स के कस्टम ड्यूटी नहीं पे कर सकता। और डिपार्टमेंट क्या करेगा? वो अपना बेच के उस गुड्स को अपना पैसा और पेनल्टी वगैरह सब कुछ रिकवर कर देगा। तुमको बस कुछ पेनल्टी या पेमेंट करना पड़ेगा, माइनर अमाउंट उतना दे दो और रिलिंक्विश कर सकते हो। बट अगर उस गुड्स पे तुमने कोई इलीगल काम कर दिया, ठीक है, कोई ऑफेंस कमिट कर दिया, तब रिलिंक्विशमेंट अलाउड नहीं करेंगे। वोलेटाइल गुड्स के लिए क्वेश्चन नंबर 2 मार्क कर लो, इसको डेफिनेटली पढ़ लेना वरना फंस जाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। बोलते हैं कोई भी वेयरहाउस गुड जो कि नोटिफाइड हुआ है किसी भी सेक्शन में, एग्जांपल पेट्रोलियम से रिलेटेड प्रोडक्ट्स में, एविएशन, टर्बाइन फ्यूल, मोटर स्पिरिट, पूरा लिस्ट दिया क्वेश्चन नंबर 2 में, वो विद टाइम क्या होता है? हवा में घुल जाता है, नेचुरली गायब हो जाता है। तो उस सिनेरियो में जो भी नेचुरल लॉस हुआ है उस पर तुमको ड्यूटी देने की कोई जरूरत नहीं है।
इम्प्रॉपर रिमूवल, अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इम्प्रॉपर रिमूवल कब होता है। मान लो कि जनरली अपने ड्यूटी रेट किस दिन का लेते हैं, एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री का लेते हैं ड्यूटी रेट, बट बोलते हैं अगर इम्प्रॉपर रिमूवल हुआ है तो उस दिन ड्यूटी रेट तुमको लेना है जिस दिन इम्प्रॉपर रिमूवल हुआ उस दिन, यानी जिस दिन पीरियड एक्सपायर हुआ उस दिन का ड्यूटी रेट लेना है। जिस दिन एक्स बॉन्ड फाइल किया उस दिन का नहीं लेना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं दोस्तों, थोड़ा ध्यान देना इधर। आ जाओ एग्जाम है भाई, एग्जाम है अभी थोड़ी देर में, क्या कर रहे हो तुम। ड्यूटी रेट क्या लेना है, एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री का लेना है। अगर इम्प्रॉपर रिमूवल होता है तब ड्यूटी रेट क्या लेना है, जिस दिन इम्प्रॉपर रिमूवल हुआ उस दिन, यानी जिस दिन तुम्हारा पीरियड एक्सपायर हुआ उस दिन का ड्यूटी रेट लेना है। ये पूरा समरी, अगर ये पढ़ लिया ना क्वेश्चन बना लोगे, डेफिनेटली बना लोगे, ठीक है। एंड उसके बाद फिर वेयर हाउस कीपर इंचार्ज होता है वेयर हाउस का, उसको कंप्यूटराइज सिस्टम में अकाउंटिंग करके रखनी पड़ती है गुड्स की। प्राइवेट एंड पब्लिक वेयर हाउस में रिकॉर्ड बेस्ड होता है, एंड स्पेशल वाले में तो तुम्हारा ताला ही कस्टम वाला लगता है। ये कितने दिनों के लिए रखना पड़ता है, यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है 5 साल के लिए। जिस दिन रिमूव हुआ गुड्स वहां से 5 साल तक उसका खाता पत्तर मेंटेन करके रखना पड़ेगा। और यहीं पे दोस्तों खत्म होता है क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 255 मार्क कर लेना। और यहाँ पे अपना खत्म होता है वेयर हाउसिंग चैप्टर। अब चलते हैं छोटे छोटे चैप्टर की तरफ। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स में मैं तुमको सेफ गार्ड ड्यूटी के बारे में बता देता हूं। सेफ गार्ड ड्यूटी के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना एग्जाम में आएगा, ध्यान रखना, ठीक है, गलतियां ना हो जाए तुमसे। आजा 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 आजा, कितने 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 कितने, देखो सेफ गार्ड ड्यूटी के लिए एकदम सिंपल सी पॉइंट बोलता है तुम ऐसे समझो इसको, ठीक है। मान लो कंट्री ए से अगर अपने मोर देन 3% एक्सपोर्ट करते हैं, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ कि एक कंट्री से हमने एक्सपोर्ट बोल रहा इंपोर्ट, अगर अपने 3% से ज्यादा इंपोर्ट करते हैं तो सेफ गार्ड ड्यूटी क्वेश्चन में दिया होगा 25%, 30%, जो भी दिया होगा उतना तुमको लगा देना है। अब या तो मल्टीपल कंट्रीज, तो मल्टीपल कंट्रीज के लिए बोलता है अगर सारी कंट्री का मिला के 9% से ज्यादा हो गया तो सेफ गार्ड ड्यूटी लगेगा। सिंगल कंट्री में 3% से ज्यादा, और सिंगल कंट्री से 3% ज्यादा नहीं है, मान लो ए से 1 है, 2 से 1 है, सी से 1 है, डी से 1 है, ई से फिर सो 1 एंड सो फोर्थ है, बट सारी कंट्रीज का मिला के 9% से ज्यादा है तो सेफ गार्ड ड्यूटी लग जाएगा। बस तुमको इतना ही लर्न करना है और एक क्वेश्चन बताऊंगा वो कर लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो सिंगल कंट्री में 3% से ज्यादा है तो सेफ गार्ड ड्यूटी लग जाएगा, मल्टीपल कंट्रीज में मिला के 9% से ज्यादा है तो सेफ गार्ड ड्यूटी तुम्हारी लग जाएगी। ये रहा क्वेश्चन, एंड एक क्वेश्चन हमारे कंपाइलर में भी, उसको भी बना लेना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। अब यहां पे देखो क्या हो रहा है, शेयर ऑफ इंपोर्ट ऑफ फाइबर ग्रैनुअल फ्रॉम 3 डेवलपिंग कंट्रीज इज 10%। तो एक से ज्यादा में 9 से ज्यादा हो गया, ठीक है, एक कंट्री से ज्यादा है तो 9 से ज्यादा होने से लग जाएगा। तो 10% हो गया तो कितना सेफ गार्ड ड्यूटी लगेगा, 25% का सेफ गार्ड ड्यूटी लगेगा। अब ये लगता कैसे, तो एसेसेबल वैल्यू ले लो, बीसीडी लग जाएगा एसेसेबल वैल्यू पे, सोशल वेलफेयर सरचार्ज लग जाएगा बीसीडी पे, सेफ गार्ड ड्यूटी तुम्हारा लगता है एसेसेबल वैल्यू पे, ये दोनों पे नहीं। अब अगर आईजीएसटी लग रहा होगा तो आईजीएसटी मान लो 12% लग रहा है तो किस पे लगेगा, इस पूरे फिगर पे लगेगा, ठीक है। इस पे ऐड करेंगे और फिर उस पे 12% मारेंगे। और ड्यूटी कितनी देनी है, ड्यूटी बस ये वाली देनी है। ड्यूटी जब कैलकुलेट करोगे तो इस फिगर को मत ले लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो, तो वो इजीली समझ में आ जाएगा, पॉइंट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। दैट्स इट, इस वाले के लिए इतना ही सफिशियंट है करना अपने लिए। ये रहा तुम्हारा, ये तो एलएमएस का दिया हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं कंसेशन अंडर कस्टम्स। कंसेशन अंडर कस्टम्स देखने से पहले और यहां से चार्ट देख लेते हैं, इस चार्ट से तुमको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। मान लो कि अगर आफ्टर अनलोडिंग बट बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन या वेयर हाउसिंग में जाने से पहले हमारा गुड्स का छोटा मोटा चोरी हो जाता है, यानी पिल्फर्ड हो जाता है गुड्स, तो अपने को एज एन इंपोर्टर उस पर कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी देने की जरूरत नहीं है। कौन बट उस पर ड्यूटी देगा कौन, पीटीए देगा। रेट क्या यूज करेगा, आईजीएम का रेट यूज करेगा। रेमिशन, अगर हमारा गुड्स लॉस्ट या डिस्ट्रॉय हो जाता है, ये कब होता है, एनी टाइम बिफोर होम कंजम्पशन इंक्लूडिंग वेयर हाउस, यानी बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन से पहले अगर हमारा गुड्स लॉस्ट हो जाता है या डिस्ट्रॉय, लॉस्ट मतलब हो गया, डिस्ट्रॉय मतलब बूम बाप तबाह हो गया, तो उस सिनेरियो में क्या हो जाएगा, एसीडीसी माफ कर देंगे हमारी ड्यूटी उस पर्टिकुलर जितना डिस्ट्रॉय हुआ या जितना भी लॉस हुआ उसके ऊपर। ये कब होता है, एनी टाइम बिफोर होम कंजम्पशन इंक्लूडिंग वेयर हाउसिंग। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो लेक्चर देख लेना, रिवीजन वाला, बार बार बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है इससे। अब बात करते हैं अबेटमेंट। अबेटमेंट मतलब क्या हो गया, अबेटमेंट मतलब एक फॉर्मूला यूज करेंगे और उतनी ड्यूटी अपनी माफ हो जाएगी। तो सिंपल सी बात बोलते हैं, अबेटमेंट सिर्फ 2 सिनेरियो में मिलता है, डैमेज, डेटोरिएशन और डैमेज के केस में। वेयर हाउस के केस में सिर्फ और सिर्फ डैमेज कवर है, यानी अगर हमारा गुड्स वेयर हाउस में कवर है और वो डैमेज हो जाता है तो अपने को अबेटमेंट मिलेगा। अगर हमारा गुड्स वेयर हाउस में वो लॉस्ट और डिस्ट्रॉय हो जाता है तो अपने को रेमिशन मिलेगा। अगर हमारा गुड्स पिल्फर्ड हो जाता है वेयर हाउस में तो अपने को पिल्फरेज वाला बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो याद रखना क्या हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है देखना क्वेश्चन में। अगर डैमेज एंड डेटोरिएट हो रहा है तो कब हो रहा है, बिफोर और ड्यूरिंग अनलोडिंग या आफ्टर अनलोडिंग बिफोर एग्जामिनेशन अंडर सेक्शन 17, लर्न करना पड़ेगा। बिफोर और ड्यूरिंग अनलोडिंग अगर अपना डैमेज या डेटोरिएट हो रहा है, डेटोरिएट मतलब क्या होता है, खराब हो गया गुड्स, डैमेज मतलब, डेटोरिएट मतलब कि डेटोरिएशन हो गया गुड्स का, मतलब थोड़ा सा पार्ट ऊपर का कट गया, इस टाइप का, ठीक है। या आफ्टर अनलोडिंग बिफोर एग्जामिनेशन,
और वेयर हाउस के केस में सिर्फ और सिर्फ डैमेज कवर है, डेटोरिएशन कवर नहीं है। यानी ये सिर्फ और सिर्फ होम कंजम्पशन के लिए, होम कंजम्पशन के लिए डैमेज एंड डेटोरिएशन दोनों कवर है, वेयर हाउस के लिए सिर्फ डैमेज कवर है। कितना अबेटमेंट मिलेगा? ड्यूटी बिफोर मल्टीप्लाइड बाय जितना गुड्स डैमेज हुआ डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ गुड्स बिफोर डैमेज, यही प्रोपोर्शनेटली जितना है उतना का अपने को अबेटमेंट मिल जाएगा। यानी अगर यहां से देखें तो आफ्टर अनलोडिंग बिफोर होम कंजम्पशन या वेयर हाउस में तो पिलफरेज अपने को मिल जाएगा। अगर अपना गुड्स होम कंजम्पशन के जाने जा रहा है तो डैमेज एंड डेटोरिएशन अपने को मिलेगा, बट वेयर हाउस के लिए जा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ डैमेज मिलेगा, एंड लॉस्ट एंड डिस्ट्रॉयड तो पूरा यहां से यहां तक कवर। ठीक है, एक बार डिटेल में वीडियो देख लेना अगर नहीं समझ में आया, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। यही है यहाँ पे मेन पॉइंट। अब आते हैं सेक्शन 20 की तरफ। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लुका छुपी, छुप के आएगा, तुमको इसको खोजना पड़ेगा। तो चलो ये पढ़ते हैं, ये लास्ट अपना टॉपिक होगा और अपना कस्टम्स खत्म हो जाएगा। जी हाँ, पूरा कस्टम्स हमने रिवाइज कर लिया, यहाँ पे जो टाइम आ रहा होगा इसी टाइम के अंदर। ठीक है, मजा आ गया। तो चलो चलते हैं रीइंपोर्टेशन की तरफ। सेक्शन नंबर 20 है, लर्न करना है, बिल्कुल लर्न करना। मान लो मैंने एक गुड्स को किया है इंडिया में मैन्युफैक्चर, मैंने क्या किया, गुड्स को इंडिया में मैन्युफैक्चर किया। मैन्युफैक्चर करने के बाद मैंने उस गुड्स को क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। एक्सपोर्ट किया तो मेरे को कोई भी एक्सपोर्ट ड्यूटी देने की जरूरत नहीं है, मेजॉरिटी ऑफ द केस में एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगता है। अब वहां पे गुड्स क्या हो गया खराब। अब जैसे खराब हो गया तो वहां से कॉल आ गया कि हेलो हेलो, हाँ तुम्हारा गुड्स यहाँ पे खराब हो गया है, इसको ठीक करके दो। तो मैंने बोला ठीक है, भिजवा दो। तो मैंने क्या किया, पहले इस गुड्स को किया था एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चर होने के टाइम में, अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, री इम्पोर्ट। अब मैं इसको री इम्पोर्ट कर रहा तो गवर्नमेंट मेरे पास आगे बोलती है कि भैया री इम्पोर्ट कर रहे हो, ब्रिंगिंग इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, तुमको यहाँ पे ड्यूटी देना पड़ेगा। तो मैंने गवर्नमेंट को बोला, गवर्नमेंट सुनो ना, मैं ये मशीनरी को अपने लिए नहीं मंगा रहा हूँ, इसको मैं रिपेयर करूंगा, रिपेयर करके वापस कर दूंगा। तो गवर्नमेंट बोलती है ठीक है, वादा करो कि तुम इसको 6+6 मंथ्स के अंदर एक्सपोर्ट कर दोगे रिपेयर करके और इंडिया में यूज नहीं करोगे। तो मैंने बोला हाँ वादा करता हूं। तो मैंने री इंपोर्ट किया, रिपेयर किया और 6+6 मंथ्स के अंदर उसको वापस से कर दिया एक्सपोर्ट। तो यहां पे मेरे को कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी देने की जरूरत नहीं है। अब ये रिटर्न कितने दिन के अंदर आ जाना चाहिए, 3 या 10 ईयर्स के अंदर वापस आ जाना चाहिए। है इतना सिंपल? जी हाँ, इतना सिंपल है। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, मैंने इंपोर्ट परचेस किया, अब यहां पे खराब हो गया, तो मैं उसको फोन करा, ओ भाई तेरे से खरीदा था वो खराब हो गया। तो बोलता है ओके, दुगना लगान देना पड़ेगा। हम बोले दुगना लगान तो नहीं देगा, तुम रिपेयर करवा के वापस करो। तो बोलता है ठीक है। तो मैंने क्या किया, जब मैंने इसको इंपोर्ट किया था तो इंपोर्ट ड्यूटी दिया होगा, दिस इज नॉट द क्वेश्चन, ये तो देना ही पड़ेगा। अब जब मैं इसको एक्सपोर्ट कर रहा हूं फॉर रिपेयर, एक्सपोर्ट पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगता नहीं है, तो रिपेयर के लिए चला गया बाहर। अब रिपेयर होके जब ये वापस आएगा तो ब्रिंगिंग इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, तो यहां पे इंपोर्ट ड्यूटी देना पड़ेगा। बट मैं पूरा इंपोर्ट ड्यूटी नहीं दूंगा, मैं गवर्नमेंट को क्या बोलूंगा कि ये नया मशीनरी नहीं है, इस पे ऑलरेडी इंपोर्ट ड्यूटी दे दिया, बस ये रिपेयर होके आया। गवर्नमेंट बोला रिपेयर होके आया है, पूरा मशीनरी नया नहीं है, लेकिन इसमें वैल्यू एडिशन हुआ है। मैंने बोला हाँ, क्या वैल्यू एडिशन हुआ? मैंने बोला रिपेयर हुआ है। तो बोलता है रिपेयर का कॉस्ट प्लस कोई भी मटेरियल या लेबर लगा है वो, इंश्योरेंस एंड फ्रेट टू एंड फ्रो, भेजने का भी लाने का भी, भेजने का भी लाने का भी, ये सब ऐड करेंगे तो अपने को वैल्यू मिल जाएगी। यानी इंटायर वैल्यू पे ड्यूटी नहीं लगेगी, सिर्फ फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयर, तुमने दिया है नहीं दिया फर्क नहीं पड़ता है, वो मटेरियल लेबर दिया है नहीं दिया उससे फर्क नहीं पड़ता, वो इंश्योरेंस एंड फ्रेट टू एंड फ्रो, भेजने का भी लाने का भी ऐड करेंगे, उससे निकलेगा वैल्यू और उसमें मार देंगे ड्यूटी। ओके, ये री इंपोर्ट कब तक कर देना है, 3+2 ईयर्स के अंदर री इंपोर्ट कर देना है। अब यहां पे देखो, फटाफट देखो, मिस्टर अक्षय ऑफ मथुरा इंपोर्ट किया मशीनरी ऑन 1/1/2017 1 लाख रुपए का, जिसपे जो भी ड्यूटी बनती थी 50,300 उसने पे कर दी है, वो हो गया खराब। अब खराब होने के बाद हमने उसको भेजा वापस, तो कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड फ्रेट फ्रॉम मथुरा टू इंग्लैंड इज 5,000, मथुरा से इंग्लैंड भेजने का 5,000 है, रिपेयर वर्क है 7,500, लेबर है 4,000 का, कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस इंग्लैंड से मथुरा का है 6,000 रुपए, बट हमने खर्चा नहीं है, तो खर्चा नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो ऐड करना ही पड़ेगा। तो अब अपने क्या लेंगे, अपने लेंगे 5,000 रुपया भेजने का, 7,500 रुपया मटीरियल का, 4,000 रुपया लेबर का, 6,000 रुपया लाने का, टू एंड फ्रो दोनों लेना है। तो टोटल एसेसेबल वैल्यू कितना बनेगा, 22,500 इज दी एसेसेबल वैल्यू। इस पे लगेगा ड्यूटी, इस पे ड्यूटी लगेगा। ठीक है, चलो ये हो गया दूसरा पॉइंट। हमने गुड्स को इंडिया में एक्सपोर्ट किया, मैन्युफैक्चर किया, एक्सपोर्ट कर दिया, अब वो रिपेयर के लिए वापस नहीं आ रहा है, वो हो गया सेल्स रिटर्न। क्या हो गया, सेल्स रिटर्न। तो जब हमने एक्सपोर्ट किया होगा तो या तो हमने ड्यूटी दी नहीं होगी, ड्यूटी ड्रॉबैक ले लिया होगा, या आईजीएसटी दिया नहीं होगा। तो गवर्नमेंट बोलती है जब ये गुड्स वापस आ जाएगा री इंपोर्ट होके 3+2 ईयर्स के अंदर, तो जितना भी अमाउंट ऑफ ड्रॉबैक तुमने क्लेम किया है यहाँ पे, वो तुमको एज अ ड्यूटी देना पड़ेगा, या आईजीएसटी जो तुमने यहाँ पे नहीं दिया है वो तुमको पे करना पड़ेगा। एकदम एकदम सिंपल। ठीक है, इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसको यहां से रीडिंग कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो समझाया वो कर लेना, और जो क्वेश्चन मार्क करवाए ये क्वेश्चन कर लेना, तुमको इजीली समझ में
आ जाएगा। एंड अगर तुम नवंबर 23 के बाद देख रहे हो, यानी May 24 के लिए देख रहे हो, तो तुमको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके परचेज कर लेना क्लासेस। क्या कर रहे हो, इनरोल कर लेना क्लासेस में, परचेज नहीं यूज करता हूँ मैं, बोलता हूँ इनरोल कर लेना क्लासेस में, ठीक है। बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल फीस है। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो यार, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, और कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है तुमको ये टर्बो मैराथन, इफेक्टिव है कि इफेक्टिव नहीं है ये टर्बो मैराथन। सर ये तो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। तो कस्टम्स में हमने सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए, इंपोर्टेशन एंड एक्सपोर्टेशन को छोड़ के। इंपोर्टेशन एंड एक्सपोर्टेशन आओ फटाफट एक बार क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं। तो सिंपल सी बात बोलते हैं, अगर कोई भी वेसल या एयरक्राफ्ट फर्स्ट टाइम इंडिया में आता है तो उसको कहां आना पड़ेगा, उसको उतरना पड़ेगा अप्रूव्ड कस्टम स्टेशन पे। और क्या किसी और कस्टम स्टेशन पे उतर सकता है? उतर सकता है, अगर कोई हादसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, बैड वेदर हो गया, जेन्युइन रीजन है तो उतर सकता है, बट उस सिनेरियो में सबसे नजदीकी पुलिस स्टेशन या कस्टम ऑफिसर को जाके इन्फॉर्म करना पड़ेगा। और कोशिश करेगा कि कोई भी गुड्स अनलोड ना हो और कोई भी पैसेंजर विसिनिटी छोड़ के जाए नहीं। बट अगर प्लेन में आग लग गया तब तो भैया छोड़ के जाना ही पड़ेगा, तब तुम छोड़ के चले जाओ। ओके, तुमको इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट देना पड़ेगा, इंपोर्ट रिपोर्ट देना पड़ेगा। इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट वेसल एयरक्राफ्ट के लिए, व्हीकल के लिए इंपोर्ट रिपोर्ट। इंपोर्ट जनरल बेनिफिट बिफोर अराइवल जाता है एंड व्हीकल इंपोर्ट रिपोर्ट 12 आवर्स के अंदर जाता है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो कॉमन पेनल्टी क्या है कस्टम्स में? नॉट मोर देन 50,000 की पेनल्टी लग जाएगी। इंपोर्ट जनरल बेनिफिट क्या होता है? उसमें सिंपली एक लिस्ट होता है कि तुम अपने साथ कौन कौन सा गुड्स लेके आए हो, और अगर आर्म्स, एक्सप्लोजन वगैरह ये सब लेके आए हो, एक्सप्लोजिव, गोल्ड, सिल्वर, ड्रग्स वगैरह लेके आओ, तो उसके लिए सेपरेट डिक्लेरेशन तुमको देना पड़ेगा। क्या आईजीएम को अमेंड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हो अगर फ्रॉडुलेंट इंटेंशन नहीं है। बट फर्स्ट आंसर क्या होगा? नहीं। बट अगर फ्रॉडुलेंट इंटेंशन नहीं है तब तुम उसको अमेंड कर देते हो। अच्छा, आईजीएम कब फाइल करना पड़ता है हमने देख लिया, वैसे एयरक्राफ्ट के लिए बिफोर एंड व्हीकल के लिए 12 आवर्स के अंदर। इसी के साथ एक पैसेंजर एंड क्रू अराइवल मैनिफेस्ट होता है, वो भी सेम है, समझ ही गए होंगे। वो भी तुमको कब फाइल करना होता है? उसमें क्या होता है? पैसेंजर एंड क्रू मेंबर का डिटेल होता है, कौन कौन तुम्हारे वेसल एयरक्राफ्ट में लोग आए वो बताना होता है। बिफोर अराइवल देना होता है, और व्हीकल के केस में अपॉन अराइवल देना होता है। नहीं फॉलो किया तो 50,000 तक की पेनल्टी लग जाएगी। कौन कौन से गुड्स को अनलोड करेंगे? जो भी, जब तक अपने को एंट्री इनवर्ड, या एंट्री इनवर्ड क्या होता है? परमिशन होता है, जो सिर्फ और सिर्फ वेसल के केस में दिया जाता है, एयरक्राफ्ट एंड व्हीकल के केस में नहीं, सिर्फ और सिर्फ वेसल के केस में दिया जाता है। वो परमिशन जब तक तुमको नहीं मिलेगा तब तक तुम अनलोडिंग नहीं कर सकते हो। अनलोड कहां पे करोगे? जो अप्रूव जगह है वहां करोगे। किसके सामने करोगे? प्रॉपर सुपरविजन, तुम्हारा कस्टम ऑफिसर के सामने करोगे, सुपरविजन ऑफ कस्टम ऑफिसर के सामने करोगे। और वही गुड्स करोगे जो इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट में दिया है। एंट्री इनवर्ड याद रखना सिर्फ और सिर्फ वेसल के लिए होता है। किसके लिए नहीं होता है एंट्री इनवर्ड? एयरक्राफ्ट एंड व्हीकल के लिए नहीं होता है। बैगेज, मेल बैग, पेरिशेबल गुड्स, हैजर्डस गुड्स एंड एनिमल्स के लिए नहीं होता। याद है क्यों क्या करते हैं? बिकॉज वेसल तो बड़े बड़े होते हैं, पोर्ट भी बड़ा होता है, बट वेसल के मुकाबले छोटा होता है। सारे वेसल एक साथ पोर्ट पे नहीं लग सकते, इसलिए एंट्री इनवर्ड का कॉन्सेप्ट डाला गया। ओके, जब तक गुड्स तुम्हारा पड़ा रहेगा पोर्ट पे, तो किसके निगरानी में रहेगा? पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी या एयरपोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी के उसमें निगरानी में रहेगा। तो लाइबल कौन होगा? यही लोग लाइबल होंगे अगर छोटी मोटी चोरी हो जाती है तो। किस डेट का रेट लेना है? इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट का डेट का रेट लेना है। अब कई बार क्या होता है, मान लो कि इंपोर्ट का अगर केस है, ठीक है, हम इंपोर्ट करवा रहे हैं बट जगह नहीं है वहां पे, अपना शिप दूर खड़ा है, दूर कहीं पे अपना शिप खड़ा हुआ है, तो क्या करेंगे? छोटे छोटे बोट्स भेजेंगे, गुड्स को लोड करेंगे, उस छोटे बोट्स में अपना छोटे गुड्स में अपना इसको ले आएंगे। तो जो छोटा बोट जाएगा ना, वो अपने साथ बोट नोट लेके जाएगा। और अगर एक्सपोर्ट का केस है, दूर में कहीं शिप खड़ा है, अपने को गुड्स भेजना है, तो अब अपने क्या करेंगे? शिपिंग बिल दे देंगे। अगर शिपिंग बिल होगा तो कोई भी बोट नोट का जरूरत नहीं है, और शिपिंग बिल नहीं है तो फिर बोट नोट का जरूरत होता है। अब इंपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टर क्या फाइल करेगा? इंपोर्टर फाइल करेगा तुम्हारा बिल ऑफ एंट्री। बिल ऑफ एंट्री क्या है? ये एक एप्लीकेशन जो अपने डिपार्टमेंट को देते हैं और बोलते हैं कि भैया मेरा असेसमेंट कर दो, मेरे गुड्स को क्लियर कर दो। दो प्रकार के बिल ऑफ एंट्री होता है, सेक्शन 46 और 68 में। सेक्शन 46 में दो है, एक बोलता है या तो होम कंजम्पशन या तो वेयर हाउस के लिए क्लियर करवा दो, जिसको बोलते हैं इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। एंड 68 क्या बोलता है? एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री, जब वेयर हाउस से अपने क्लियर करवाते हैं, ठीक है। टाइम लिमिट क्या है, कब तक देना है? तो याद रखना ठीक एक दिन पहले देना। बिल ऑफ एंट्री कब देना है? ठीक एक दिन पहले बिल ऑफ एंट्री जमा हो जानी चाहिए। क्या प्रायर बिल ऑफ एंट्री दे सकते हैं? सर अभी तो आप बोले ठीक एक दिन पहले वाला, एक दिन पहले वाला नहीं, प्रायर वाला, प्रायर यानी 30 डेज प्रायर तक दे सकते हो। तुम्हारा गाड़ी 30 डेज के अंदर आ जाना चाहिए। अगर मैंने बिल ऑफ एंट्री होम कंजम्पशन फाइल की, क्या मैं उसको वेयर हाउस के लिए फाइल कर सकता हूँ या वेयर हाउस को होम कंजम्पशन में कन्वर्ट करवा सकता हूँ? कर सकता हूँ। फ्रॉडलेंट इंटेंशन नहीं है और कोई भी रेवेन्यू का लॉस नहीं हो रहा है गवर्नमेंट को। तब क्या क्या इंश्योर करना पड़ेगा इंपोर्टर को? एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑथेंटिसिटी एंड वैलिडिटी ऑफ डॉक्यूमेंट एंड कंप्लायंस विद नॉट लॉ विद रिस्ट्रिक्शन एंड प्रोहिबिशन। ओके, प्रॉपर ऑफिसर का सेटिस्फाइड होगा कि गुड्स प्रोहिबिटेड नहीं है एंड इंपोर्टर ने इंपोर्ट ड्यूटी पे कर दिया, तो वो होम कंजम्पशन के लिए क्लियर कर देगा गुड्स को। ओके, अगर तुम ड्यूटी टाइमली नहीं देते, यानी बिल ऑफ एंट्री के साथ ड्यूटी नहीं दिया, तो इंटरेस्ट 15% पर एनम करके लगेगा। एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, रियल लाइफ के लिए रेलिवेंट नहीं, बट एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। 15% पर एनम करके लगेगा। ओके, अब मान लो तुम बिल ऑफ एंट्री भी फाइल नहीं किया, तुम्हारा शिप आ गया, तुम्हारा गुड्स अनलोड हो गया, तुम मिल ही नहीं रहो, गायब हो गया,
तो 30 दिन तक तुम्हारा वेट किया जाएगा, 30 डेज तक अगर तुम नहीं आए तो तुम्हारे गुड्स को बेच दिया जाएगा और जो भी पैसा वो सब रिकवर कर दिया जाएगा। बट अगर आम एनिमल पेरिशेबल हैजर्डस गुड्स है तो कभी भी बेचा जा सकता है 30 डेज से पहले भी। बट आर्म्स एंड एम्यूनेशन है तो चटाई बिछा के बैठ नहीं जाना है, जैसे गवर्नमेंट बोलेगा वैसे उसको तुमको बेचना पड़ेगा। वेयर हाउसिंग विदाउट वेयर हाउसिंग क्या होता है? वेयर हाउसिंग विदाउट वेयर हाउसिंग मतलब होता है कि कई बार क्या होता है कि तुम्हारा गुड्स इमीडिएटली क्लियर नहीं हो सकता बिकॉज तुम्हारे बिल ऑफ एंट्री में कुछ प्रॉब्लम है। तो उस सिनेरियो में क्या करेंगे, वेयर हाउस में रखवा देंगे तुम्हारा गुड्स, बट वेयर हाउसिंग की प्रोविजन फॉलो नहीं करेंगे। वो 90 डेज इंटरेस्ट फ्री ये सब कुछ नहीं लगेगा, बस तुम्हारे गुड्स को अपने रखवा देंगे। कब रखता है? अगर होम कंजम्पशन के लिए जा रहे हो तो सिर्फ और ड्यूटेबल और ड्यूटेबल ना हो फर्क नहीं पड़ता है, रखवा देंगे। बट अगर वेयर हाउसिंग का केस है तो सिर्फ और सिर्फ ड्यूटेबल गुड्स जाता है। ड्यूटेबल गुड्स वगैरह क्या होता है ये अपने को क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया होगा कस्टम्स के कंपाइलर में, आईडीटी के कंपाइलर में, तो उसको चेक कर लेना। फिर एक आता है क्लियर फर्स्ट एंड पे लेटर, इसको लर्न कर लेना, क्वेश्चन नंबर 6 में तुमको मिल जाएगा। इसमें 6 में तुम इसको लर्न कर लेना, ठीक है। इसमें सिंपल सी क्या बात बोलता है बिल, इसमें क्या होता है कि जो अपने एईओ होते हैं ना टायर 2 वाले या टायर 3 वाले, ये तुम एफटीपी में पढ़ोगे। अगर एफटीपी का वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना, एफटीपी इस बार एग्जाम में आएगा बिकॉज एफटीपी चेंज हो चुका है। तो इस बार हर ही बार आता है एग्जाम में, इस बार तो बहुत तगड़े से आएगा एग्जाम में, ठीक है। कंपलसरी वाले पोर्शन में भी आ सकता है। तो अगर इसमें सिंपल से बोलता है जो टायर 2 और टायर 3 वाले एईयू है इनको एक ऑप्शन दिया गया कि तुम एक काम करो, 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक तुम जितना इंपोर्ट करना है कर लो, उसका पेमेंट एक साथ 16th ऑफ दैट मंथ पे कर देना। एंड 16 तारीख से लेकर 31st या 30 तक जितना इंपोर्ट करना है कर लो, उसका पेमेंट 1st ऑफ नेक्स्ट मंथ तक कर लेना। बट मार्च वाले केस में 16 से लेकर 31st मार्च का 31st मार्च को ही पे कर देना। एक भी डिफॉल्ट करोगे 3 कॉन्जिक्यूटिव मंथ तक तो सिनेरियो में डेफर्ड पेमेंट तुमको नहीं मिलेगा, ठीक है। ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट क्या होता है? जब सेम कन्वेंस में होता है तो उसको बोलते हैं ट्रांजिट, कंटिन्यूटी यहाँ रिकॉर्ड्स की मेंटेन होती है। जब कन्वेंस चेंज हो जाता है तो उसको बोलते हैं ट्रांसशिपमेंट, कंटिन्यूटी यहाँ पे मेंटेन नहीं होती है। म्हणजे मान लो मेरा गुड्स आया यहाँ पे, अब यहाँ पे वो अनलोड हुआ, अब ये यहाँ पे जा रहा है गुजरात में, सॉरी वेस्ट बंगाल में, यहाँ पे अनलोड हुआ और फिर ये यहाँ से चला जाएगा बाहर। तो इसको क्या बोलते हैं? सेम शिप है, पहले यहाँ था फिर यहाँ या बाहर जा रहा है, इसको बोलते हैं ट्रांजिट। अब मान लो हुआ क्या, अपना एक शिप आया यहाँ पे अनलोड हुआ, उसके बाद गुड्स को छोटे छोटे शिप्स में भरा गया और वो शिप या तो वेस्ट बंगाल आ रहे या तो बाहर जा रहे, इसको बोलते हैं ट्रांसशिपमेंट। एक्सपोर्ट प्रोसीजर बहुत सिंपल, एक्सपोर्ट प्रोसीजर बोलते हैं अब तुमको जाना पड़ेगा तो तुम शिपिंग बिल फाइल कर देना, अगर वेसल एयरक्राफ्ट है तो, एंड व्हीकल है तो एक्सपोर्ट रिपोर्ट। सर यहाँ कोई टाइम लिमिट नहीं है, टाइम लिमिट कैसे हो सकता है? तुमको जब भी एक्सपोर्ट करना है तभी जाके तुम इसको फाइल कर देना। यहाँ पे भी एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस इन्फॉर्मेशन का मेंटेन करना, ऑथेंटिसिटी वैलिडिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करना एंड कंप्लायंस विद रिस्ट्रिक्शन को मेंटेन करना। यहाँ पे वेसल के केस में एंट्री आउटवर्ड होता है, जैसे वहां एंट्री इनवर्ड है, यहाँ पे एंट्री आउटवर्ड है। जनरल परमिशन टू लोड द कार्गो, ये एयरक्राफ्ट और व्हीकल पे एप्लीकेबल नहीं होता, बैगेज और मेल बैग पे एप्लीकेबल नहीं होता है। जब भी प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड होगा कि तुमने गुड्स जो भी ड्यूटी लगती है वो पे कर दिया और प्रोहिबिटेड गुड्स नहीं है तो वो तुमको लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर देगा, ठीक है। लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर बहुत ज्यादा जरूरी है, उसी का ड्यूटी रेट भी लगता है। अब बात करते हैं जो तुम्हारा शिप वाला वो क्या देगा, जैसे वहां इंपोर्ट मैनिफेस्ट था, यहाँ पे एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट या एक्सपोर्ट रिपोर्ट देगा या एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट देगा। वेसल एयरक्राफ्ट के केस में बिफोर डिपार्चर देगा, एंड व्हीकल के केस तुम्हारा डिपार्चर मैनिफेस्ट या एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट बोलते हैं। वेसल एयरक्राफ्ट के केस में, व्हीकल के केस में एक्सपोर्ट रिपोर्ट बोलते हैं। नहीं पालन किया तो 50,000 तक की पेनल्टी लग जाएगी। इंपॉर्टेंट चीज कब देना है? बिफोर डिपार्चर देना है। तुमको डिपार्चर का ऑर्डर कब मिलेगा? तुमको डिपार्चर का ऑर्डर तभी मिलेगा जब जो क्वेश्चन तुमसे पूछा गया तुमने उसका जवाब दे दिया है, तुमने ईजीएम फाइल कर दिया, तुमने शिपिंग बिल, बिल ऑफ एक्सपोर्ट फाइल कर दिया, कोई भी ड्यूटीज वगैरह लगती है वो तुमने दे दिया, कोई पेनल्टी वगैरह नहीं है, और अगर है तो तुमने उसका पेमेंट कर दिया। अब मान लो अगर तुम कोई गुड्स को एक्सपोर्ट करते हो बट वो अगर नहीं एक्सपोर्ट करना है तो उस गुड्स को निकालना पड़ेगा वेसल से, और अगर नहीं निकाल सकते हो किसी कारणवश तो तुमको गारंटी देनी पड़ेगी कि जब तुम वापस आओगे तो उस गुड्स को वापस लेके आ जाओगे। 51 क्या बोलता है? अब तुम कोई भी पैसा जमा करोगे तो वो पैसा किसमें जाएगा? वो तुम्हारा चला जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, और इस इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को अपने यूज करेंगे फॉर पेमेंट ऑफ ड्यूटी, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस या कोई भी पेमेंट जो भी अपने को करना अंडर दिस एक्ट, सीटैक 1995, एनी अदर लॉ या रूल्स एंड रेगुलेशन। बैलेंस जो भी बचेगा वो तुमको रिफंड कर दिया जाएगा। एंड दोस्तों इसी के साथ फ्रॉम हेड टू टू हमारा कंप्लीट होता है कस्टम्स का रिवीजन। आशा करता हूं आपको बहुत ज्यादा मजा आ रहा होगा। अब बढ़ते हैं एफटीपी की तरफ, द लास्ट पोर्शन। एंड बढ़ने से पहले अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करो कैसा लग रहा है, एंड प्लीज अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करो, उनका भी भला होना चाहिए। और अगर थोड़ी देर बाद एग्जाम है तो ऑल दी वेरी बेस्ट, जय श्री राम, अच्छे से पेपर लिखना। तो दोस्तों हम आ चुके हैं एफटीपी की तरफ। हम करने वाले एफटीपी को, सर क्या इतना एफटीपी करने से हो जाएगा? बिल्कुल इतना एफटीपी करने से नहीं होगा, तुमको एफटीपी इससे ज्यादा करना पड़ेगा। हमारा रेगुलर लेक्चर अपलोडेड है यूट्यूब में, जाके उसको चेकआउट कर लेना, उसको बिना किए एग्जाम हॉल में जाना मत। वैसे मैं आशा करता हूँ एससीएमपी वाले एग्जाम जिस दिन तुम देखे आओगे उस दिन तुमने एफटीपी कर लिया होगा, अगर तुमने हमारा फॉलो किया होगा तो रिविजन पैटर्न, अगर नहीं किया कोई बात नहीं बट करके जाना,
बिना किए मत जाना। ये वीडियो में क्या करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे एफटीपी का, ऑब्वियसली यहाँ पूरा कवर नहीं हो सकता है। एफटीपी 2023 भाई नाम में ही लिखा हुआ है क्यों इंपॉर्टेंट है, मेरे को बताने की भी जरूरत नहीं है, ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, समझ जाओगे क्यों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड एग्जाम में हर ही बार आता है और इस बार तो हो सकता है कंपलसरी सेक्शन में भी आ जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं एफटीपी 2023 की तरफ। आओ सबसे पहले कुछ चीजें देख लेते हैं। देखो तीन प्रकार की गुड्स होती है, एक होता है फ्री, एक होता है रिस्ट्रिक्टेड, एक होता है प्रोहिबिटेड। फ्री मतलब फ्रीली इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो, रिस्ट्रिक्टेड मतलब कर सकते हो बट परमिशन लगेगा, प्रोहिबिटेड मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते हो। एक मैन्युफैक्चरर जो एक्सपोर्ट करता है उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर। एक मैन्युफैक्चरर जो खुद एक्सपोर्ट नहीं करता बट एक एक्सपोर्टर से वो टाई अप कर लेता है और वो एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट करता है, तो इस सिनेरियो में इसको क्या बोलते हैं, मर्चेंट एक्सपोर्टर टाइड टू अ मैन्युफैक्चरिंग, टाइड टू अ सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर, टाइड टू अ सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर। ये डेफिनेशन लर्न करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एडवांस ऑथराइजेशन एक स्कीम है एंड ईपीसीजी स्कीम है, ये दो स्कीम से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर में सैंपल से क्वेश्चन आता है और तुम्हारा फ्री डिस्ट्रीब्यूशन वाले से क्वेश्चन आएगा एंड तुम्हारा एक बेसिक फ्रेमवर्क से क्वेश्चन आता है, जनरली यही क्वेश्चन आते हैं। एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम क्या बोलता है, मान लो अगर मेरे पास एक इनपुट है, इनपुट ए मैं उसको इंपोर्ट करता हूं और उससे प्रोडक्ट एक्स बना के उसको एक्सपोर्ट करता हूं और फॉरेक्स में पैसा ला रहा हूं, तो मैं अच्छा काम कर रहा हूं। तो इस सिनेरियो में क्या होता है, एक ऑप्शन क्या है कि इंपोर्ट के टाइम में जो भी इंपोर्ट ड्यूटी दिया उसका ड्रॉबैक ले लो, बट उससे तो वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाता है ना। तो गवर्नमेंट को मैंने बोला कि मैं इंपोर्ट के टाइम पे ड्यूटी दूंगा ही नहीं, गवर्नमेंट ने बोला ठीक है मत दे, बट एक कंडीशन उसने रख दी। क्या कंडीशन रखी, वो बोली जब इनपुट है तुमने खरीदा था उसमें जितना भी डॉलर इंडिया से बाहर गया कम से कम उसका 15% एडिशनल, यानी मान लो अगर 100 रुपए बाहर गया तो $115 तो कम से कम तुमको लेके आना पड़ेगा। $100 अगर बाहर गया है तो कम से कम $115 तुमको फॉरेक्स में एक्सपोर्ट प्रोडक्ट एक्सको करके लाना पड़ेगा। तो फिर इनपुट ए में जितना भी ड्यूटी लगा, बीसीडी, सेस, एसीडी, तुम्हारा सीवीडी वगैरह जो भी ड्यूटी लगी है वो ड्यूटी देने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, एक्सेप्ट प्रोटेक्टिव ड्यूटी वो देना पड़ता है। अब कैसे पता चलेगा, तो ये पता चलता है सायोन के बेसिस में, स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट नॉर्म्स के बेसिस में। स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट नॉर्म्स बोलता है कि अगर तुमको 100 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एक्स बनाना है तो तुमको 500 यूनिट ऑफ इनपुट ए लगेगा, तो तुम 500 यूनिट ऑफ इनपुट ए मंगा लो। अब मान लो 500 यूनिट ऑफ इनपुट ए तुमको पड़ा $40 लाख में, तो इसका 15% एडिशनल यानी $40 लाख प्लस 15%, दैट इज कम से कम $46 लाख एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फुलफिल करना पड़ेगा, यानी एक्सपोर्ट करके कम से कम $46 लाख का तुमको फॉरेक्स लेके इंडिया में आना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे जो भी ड्यूटी है वो माफ कर दी जाएगी, वो तुमको देने की जरूरत नहीं है। कब तक एक्सपोर्ट कर देना, 90 डेज के अंदर एक्सपोर्ट कर देना फ्रॉम द डेट ऑफ इंपोर्ट ऑफ इनपुट ए, जिस दिन इनपुट ए मंगाया वहां से 90 डेज के अंदर प्रोडक्ट एक्स मंगाना, बनाना और एक्सपोर्ट कर देना। और ये इनपुट ए एंड ये 90 डेज ये सब कुछ 12 मंथ्स के अंदर कंप्लीट करना पड़ेगा, जिस दिन तुमको एडवांस ऑथराइजेशन मिला वहां से 12 मंथ्स के अंदर तुमको इसको कंप्लीट करना पड़ेगा, फॉरेक्स में पैसा वगैरह सब कुछ। अब इसमें एक एक्चुअल यूजर से जाने से पहले एक बार इधर आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है। मान लो मैंने $40 लाख का इनपुट ए मंगवाया है, उससे प्रोडक्ट एक्स मैंने मंगाया बनाया और प्रोडक्ट एक्स को मैंने कर दिया एक्सपोर्ट, बट प्रोडक्ट एक्स में सिर्फ इनपुट ए नहीं लगा है, इनपुट बी भी लगा है जो मेरे बायर ने मेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है। तो अब मेरा एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन कितना बनेगा, तो याद रखना 40 लाख इनपुट ए प्लस ये 10 लाख जो फ्री मिला इनपुट बी, ये दोनों को जोड़ेंगे यानी 50 लाख का 15%, दैट इज 57.5 लाख इतना का अपना एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन बना, यानी कम से कम इतना रुपया लेके आना पड़ेगा। अब मान लो मिस्टर जेड ने मेरे को रोकड़ा में पेमेंट किया है $48 लाख, तो क्या मेरा एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फुलफिल हुआ, तो गलती से भी नो नहीं बोलोगे, तुम क्या बोलोगे कि देखो ये $10 लाख का जो इनपुट है इन्होंने मेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, अगर नहीं देते तो मेरे को पैसा देना पड़ता। तो ये भी तो एक कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन मतलब सिर्फ और सिर्फ रुपया थोड़ी होता है, काइंड भी तो होता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला कि $48 प्लस 10 लाख टोटल $58 लाख तुम लेके आए हो, तो तुमने एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन को कर दिया है फुलफिल। सर नहीं समझ में आ रहा है तो मेन वीडियो जाके देखो, तो उसके बाद ये देखोगे तो बहुत मक्खन की तरह समझेगा, ऐसा लगेगा एफटीपी कुछ है ही नहीं, बच्चा है। अगर तुम सही में बता रहा हो, वीडियो देख लिया ना तो पूरा बच्चा लगेगा एफटीपी। तो यहाँ पे खत्म होता है एडवांस ऑथराइजेशन का ये वाला पार्ट। अब चलते हैं, इसमें एक एक्चुअल यूजर कंडीशन है। मैंने क्या बोला, 500 यूनिट्स ए का लगेगा एक्स को बनाने के लिए, तुम क्या किया, तुम 600 यूनिट ए ले आए, तुमने बोला हम 120 यूनिट एक्स का बेचेंगे, बट तुमने 100 यूनिट बेचा। अब जो रिमेनिंग अपने पास 100 यूनिट ए का बच गया ना, तो वो हमने सोचा बेच देंगे, तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं नहीं नहीं, जो 100 यूनिट तुम्हारे पास 100 यूनिट बच गया है ए का जो 100 यूनिट तुम्हारे पास बचा है उसको तुम सिर्फ और सिर्फ तुम ही यूटिलाइज कर सकते हो, तुम किसी और को नहीं बेच सकते। नेक्स्ट, इसको बोलते हैं एक्चुअल यूजर कंडीशन, जिसने मंगवाया बस वही यूटिलाइज कर सकता है। फिर मान लो कि जो यूनिट इनपुट ए है ना वो बहुत छोटा छोटा पीसेस है, तो मैंने क्या बोला कि मेरे को 60 पीसेस एक्स्ट्रा भेज दो,
तो जो एक्स्ट्रा भेजा इसको बोलते हैं स्पेयर्स। तो कितना स्पेयर यूनिट मंगवा सकते हैं? तो 10% ऑफ सीआईएफ वैल्यू, मैं यूनिट्स की बात नहीं कर रहा हूं, अमाउंट की बात कर रहा हूं, कितने रुपए का स्पेयर्स एक्स्ट्रा मंगवा सकते हैं। तो 10% ऑफ सीआईएफ वैल्यू ऑफ इनपुट है, जो इनपुट है मान लो 40 लाख का है, तो उसका सीआईएफ का 10% क्या हमने, तो 4 लाख रुपए, इतना स्पेयर हम लोग मंगवा सकते हैं। 4 लाख रुपए का स्पेयर हम लोग एक्स्ट्रा मंगवा सकते हैं, तो कोई भी ड्यूटी देने की अपने को जरूरत नहीं है। अब मान लो जो मेरा काम है ना वो पूरे साल मतलब रेगुलर बेसिस का, बार बार एडवांस ऑथराइजेशन लेंगे जाके तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैंने एनुअल ऑथराइजेशन ले लिया। तो एनुअल एडवांस ऑथराइजेशन तभी कितना मिलेगा, प्रीवियस ईयर में तुमने जितना एक्सपोर्ट किया उसका 300% या 1 करोड़ विच एवर इज हायर, इतना इस साल तक तुम एडवांस ऑथराइजेशन ले सकते हो, एनुअल एडवांस ऑथराइजेशन ले सकते हो। तो फिजिकल एक्सपोर्ट मैंने किया 30 लाख का, डीम्ड एक्सपोर्ट किया मैंने 15 लाख का, टोटल क्या आया कितना 45 लाख। तो 45 लाख का 300% या 1 करोड़ विच एवर इज हायर, मैक्सिमम इतना तक का अपने एक्सपोर्ट और मैक्सिमम इतना तक का अपने को एडवांस ऑथराइजेशन मिलेगा। नहीं, इतना रुपया तक अपने को बार बार नहीं जाना है, एक बार जाके परमिशन लेके आ जाना है। ठीक है, अब देखो एक ईओयू एचटीपी या एसटीटीपी ने अगर एक्सपोर्ट किया है तो क्या ये एडवांस ऑथराइजेशन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। सेज एडवांस ऑथराइजेशन ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। जो भी एक्सपोर्ट कर रहा है वो ले सकता है। अब मान लो एक पर्सन है जो कि इंडिया का है, ये ईओयू ईएसटीपी भी इंडिया में होता है बट इसको इंडिया के बाहर माना जाता है। अब अगर ये पर्सन ईओयू ईएसटीपी या सेज वगैरह को सप्लाई करता है या किसी ऐसे पर्सन को सप्लाई करता है जिसने एडवांस ऑथराइजेशन ले रखा है, तो ये जो इंडिया का पर्सन इनको सप्लाई कर रहा है इसको बोलते हैं डीम्ड एक्सपोर्ट। भले ही गुड्स गुजरात से गुजरात में ही जा रहा है लेकिन फिर भी इसको डीम किया जाएगा कि ये एक्सपोर्ट है। तो क्या इस पर्सन को भी एडवांस ऑथराइजेशन मिलेगा? आंसर इज यस, इसको भी एडवांस ऑथराइजेशन मिल जाएगा। इसको तो मिल ही जाता है, इसको भी मिल जाएगा जो डीम्ड एक्सपोर्ट कर रहा है। ओके, और फटाफट एक क्विक रीडिंग कर लेते हैं। किसको मिलता है? मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर, मर्चेंट एक्सपोर्टर, टाइड टू अ सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर, हमको पता है। बट अगर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है तो सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरर को मिलेगा, टाइड वाले केस यहाँ पे नहीं आएगा। क्या क्या आपने मंगवा सकते हैं? फ्यूल, ऑयल या कोई भी चीज मंगवा सकते हैं बट वो फिजिकली इनकॉर्पोरेट होना चाहिए उस पर्टिकुलर गुड्स के अंदर, जिसको हम एक्सपोर्ट करेंगे या सेज में सप्लाई करेंगे या डीम्ड एक्सपोर्ट करेंगे या स्टोर्स की तरह देंगे ऑन अ फॉरेन गोइंग वेसल्स। तो कोई भी बीसीडी, एसीडी, सेस, एंटी डंपिंग ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, ये सब कुछ अपने को माफ हो जाएगी। बट डीम्ड एक्सपोर्ट के केस में सिर्फ और सिर्फ बीसीडी, एसीडी एंड सेस माफ होगा, यानी एंटी डंपिंग ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी ये सब माफ नहीं होगी। प्रोटेक्टिव ड्यूटी तो दोनों ही केस में लगेगी, वो कभी माफ नहीं होती है। स्पेयर्स मंगवा सकते हैं 10% ऑफ सीआईएफ वैल्यू, हम स्पेयर्स वैल्यू ठीक है, यूनिट्स नहीं, इतना मंगवा सकते हैं। किसके बेसिस पे दिया जाएगा? तो सायोन के बेसिस में। अगर सायोन नहीं है तो सेल्फ डिक्लेरेशन या सेल्फ रेटिफिकेशन के बेसिस में। सेल्फ रेटिफिकेशन कब यूज होता है? जब सायोन नहीं है या सायोन है बट हमको सायोन बोला कि इनपुट ए लगेगा बट हमको इनपुट जेड भी चाहिए, तो एडिशनल को इनपुट चाहिए तो हम सेल्फ रेटिफिकेशन की तरफ चले जाएंगे। ओके, एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन कितने दिन के अंदर फुलफिल करना है? 90 दिन के अंदर करना है फ्रॉम द डेट ऑफ इंपोर्ट। मिनिमम वैल्यू एडिशन कितना होना चाहिए? 15%। उससे ज्यादा हो सकता है? ऑब्वियसली उससे ज्यादा तो हो ही सकता है। नॉर्म्स कमेटी ऑडिट कंडक्ट करवा सकती है। ड्रॉबैक, अच्छा मान लो कोई प्रोडक्ट है अगर जिसमें एडवांस ऑथराइजेशन लिया इनपुट ए के लिए, तो क्या इनपुट बी के लिए ड्रॉबैक ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए क्वेश्चन है इसी वाले कंपाइलर में तुमको मिल जाएगा, तुम देख लेना। नोट्स एफटीपी के अटैच्ड है, एफटीपी वाली वीडियो के नीचे, उसको डाउनलोड कर लेना और वहां से पढ़ लेना। अब बात करते हैं एक्चुअल यूजर कंडीशन। ये हमने देख लिया, ट्रांसफरेबल नहीं होता, एक्चुअल यूजर कंडीशन अप्लाई करता है। सेम शैल नॉट बी ट्रांसफरेबल इवन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। वैलिडिटी कितना होता है ऑथराइजेशन का? 12 मंथ्स का वैलिडिटी होता है। रुपया कन्वर्टेबल फॉरेक्स में लाना है या इंडियन रुपीज, जहां जहां बोलेगा वहां इंडियन रुपीज में लाना है। इसके बाद एक और स्कीम आती है जो कि बोलती है अपना डीएफआई, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन स्कीम। अब एडवांस ऑथराइजेशन में क्या दिक्कत थी ना, पहले आपके पास एक्सपोर्ट ऑर्डर होगा तभी आपको एडवांस ऑथराइजेशन मिलेगा। बट हर सिनेरियो में ऐसा थोड़ी होता, पहले एक्सपोर्ट ऑर्डर थोड़ी होता, मैंने इनपुट करा के रख लिया, थोड़े दिन बाद एक्सपोर्ट ऑर्डर आया, मैंने उस इनपुट से बना के एक्सपोर्ट कर दिया, फॉरेक्स लेके आया। अच्छा काम तो कर रहा हूं ना, तो गवर्नमेंट बोलती है अगर तुम्हारे गुड्स नोटिफाइड है सेवन में, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेवन है, सेल्फ रेटिफिकेशन यहाँ पे काम नहीं करता है। अगर सेवन में नोटिफाइड है तुम एप्लीकेशन कर दो रीजनल अथॉरिटी को, तुमको डीएफआई मिल जाएगा। वही सेम है, या तो डीम एक्सपोर्ट कर रहे हो या तो एक्सपोर्ट कर रहे हो या तो सेस में सप्लाई कर रहे हो, बट यहाँ पे टायर कवर नहीं है, इंपोर्ट ऑफ टायर यहाँ पे कवर नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो बीसीडी है ना वो माफ हो जाएगी इंपोर्ट के टाइम पे, ठीक है। और अगर कर दिया है तो तुमको वापस दे दिया जाएगा, बीसीडी का जितना भी अमाउंट है वो तुमको वापस दे दिया जाएगा। क्या यहाँ पे भी स्पेयर मंगवा सकते हैं? 10% ऑफ सीआईएफ वैल्यू स्पेयर मंगा सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेवन वर्क करता है, सेवन के अलावा यहाँ पे कुछ भी वर्क नहीं करता है। यहाँ पे एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन कितने दिन के अंदर फुलफिल करना है? 12 मंथ्स के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ऑनलाइन फाइलिंग जब करते हैं वहां से। यहाँ पे वैल्यू एडिशन कितना करना है? यहाँ पे तो 15 था एडवांस ऑथराइजेशन में, डीएफआईए में कितना है? 20%, 20% का वैल्यू एडिशन होना चाहिए। यानी अगर 100 रुपए का इनपुट एक खरीदा है तो कम से कम 120 रुपया तुमको लेके आना है।
ये ट्रांसफरेबल होता है, ये इसमें एक्चुअल यूजर कंडीशन होता है, ये ट्रांसफरेबल होता है, ठीक है। फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी या इंडियन रुपीज में तुमको लेने के आना है जहां पे बोला जाएगा। अब प्रोहिबिटेड गुड्स है, तो प्रोहिबिटेड गुड्स तो तुम कर ही नहीं सकते हो इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो उस पर एडवांस ऑथराइजेशन एंड डीएफआई तुमको मिलेगा ही नहीं। बट रिस्ट्रिक्टेड गुड्स है तो उसमें मिल जाएगा, अगर परमिशन लेके आओगे एक एसटीए के थ्रू, अगर स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइज के थ्रू तुम गुड्स को लेके आते हो तो ऑब्जेक्शन, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट तुमको एसटीए से लेके आना पड़ेगा, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो ये सारा पॉइंट हमने कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्कीम की तरफ, ईपीसीजी स्कीम। अब एडवांस ऑथराइजेशन एंड डीएफआई किसके लिए था, इनपुट के लिए था। ईपीसीजी किसके लिए है, ये है कैपिटल गुड्स। अब ये कैपिटल गुड्स को तुम दो चीज में यूज कर सकते हो, या तो तुम प्रोडक्ट एक्स बनाओगे उसको बेचोगे, और या तो तुम कोई सर्विस एक्सपोर्ट कर रहे हो, तुम सर्विस भी तो एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो ईपीसीजी स्कीम प्रोडक्शन के लिए भी है, गुड्स के लिए भी है एंड सर्विस के लिए भी है। तो अगर तुम इंपोर्ट करते हो कोई भी कैपिटल गुड्स और उससे प्रोडक्ट एक्स बनाते हो, उसको एक्सपोर्ट करते हो और फॉरेक्स लेके आते हो, तो जो भी बीसीडी, सोशल वेलफेयर और आईजीएसटी है उसका पेमेंट तुमको नहीं करना है, प्रोवाइडेड जितनी ड्यूटी बची है उसका 6 टाइम्स, 6 गुना एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन बनेगा। कितना बनेगा, 6 टाइम्स एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन बनेगा। मान लो यहाँ पे अगर 3 लाख की ड्यूटी अपनी बची तो 6 इंटू 3 दैट इज 18 लाख का बनेगा। बट 18 लाख तुमको एक साल में पूरा नहीं करना है, इसके लिए तुमको मिलेंगे 6 साल। ये 6 साल में तुम 18 लाख को फुलफिल करोगे। अब ये आधा सच है, पूरा सच सुनो। अब ये होते हैं दो प्रकार में, ठीक है। 6 टाइम्स तुमको करना है विद इन 6 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ऑथराइजेशन। दो होते हैं, एक होता है एवरेज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन और एक होता है तुम्हारा स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। अब जो एवरेज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन है इसका क्या मतलब होता है, ये यहां से देखो, ईपीसीजी को 6 साल के अंदर पूरा करना है, तो उसके पीछे वाले 3 साल अपने देखेंगे। मान लो 10 लाख का मैंने एक्सपोर्ट किया, 15 लाख का एक्सपोर्ट किया, 2 लाख का एक्सपोर्ट किया। अब ये 3 साल का एवरेज एक्सपोर्ट कितना है, 9 लाख। तो गवर्नमेंट बोलती है 9 लाख का तो एवरेज एक्सपोर्ट तो तुम वैसे भी करते थे ना, तो ये जो तुम फुलफिल करोगे 18 लैक्स, दिस विल बी अपार्ट फ्रॉम दिस 9 लैक्स, यानी ये 9 लैक्स तो तुम वैसे भी कर रहे थे ना, तो इसको क्यों काउंट करना है, तो इसको छोड़ के तुमको 18 लैक्स का फुलफिल करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। बट गवर्नमेंट ने हमारे साथ एक अच्छा काम किया, उन्होंने बोला अगर पहले 3 साल में तुमने 75% और मोर ऑफ स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फुलफिल कर दिया, या 100% ऑफ एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन एवरेज वाला फुलफिल कर दिया, तो रिमेनिंग जितना बचेगा ना वो माफ कर दिया जाएगा। रिमेनिंग जितना बचेगा वो माफ कर दिया जाएगा, उस पर तुमको एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फुलफिल करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी ड्यूटी माफ हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इन डेप्थ में एक बार क्लास में देख लेना। अच्छा, ये इंपोर्ट कितने दिन के अंदर करना है, 24 मंथ्स के अंदर करना है फ्रॉम द डेट ऑफ ऑथोराइजेशन। तो ये हो गया पॉइंट, यहाँ पे कवर हो गया, सिंपल सा पॉइंट था। बात एक क्वेश्चन की तरफ, हमने इनपुट ए मंगवाया, प्रोडक्ट एक्स बनाया, हमने एक कैपिटल गुड्स खरीदा जिसमें हमने 10 लाख का ड्यूटी सेव किया, हमने यहाँ पे एडवांस ऑथराइजेशन ले रखा है, यहाँ पे हमने ईपीसीजी स्कीम ले रखी है, हमने प्रोडक्ट एक्स को कर दिया एक्सपोर्ट। अब बताओ फॉरेक्स में कितना लाना है, तो एडवांस ऑथराइजेशन के हिसाब से 15% का वैल्यू एडिशन होना चाहिए, यानी 46 लाख का हमको एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फुलफिल करना है। हम फॉरेक्स में 47 लाख लेके आ गए, क्या एडवांस ऑथराइजेशन फुलफिल हो गया, द आंसर इज यस। अब जब हमने ईपीसीजी स्कीम में कैपिटल गुड्स खरीदा, 10 लाख की ड्यूटी सेव हुई, तो कितना करना है, 60 लाख, 6 टाइम्स करना है, तो 60 लाख अपने को करना है। सर हम तो फॉरेक्स में 47 लाख ही लाए हैं ना, तो फिर कैसे काउंट करेंगे, तो ध्यान से सुनो, 6 लाख 6 ईयर्स में करना है, ये तो सिर्फ फर्स्ट ईयर का डेटा दिया 47 लाख, समझे, तो कभी भी आंसर नो मत लिखना। अब जो रिमेनिंग बचा है वो फुलफिल कर सकता है रिमेनिंग 5 ईयर्स में। ओके, यानी 2 3 4 5 साल में बाकी रिमेनिंग 13 लाख को वो फुलफिल कर सकता है, सिंपल एकदम। अब हुआ क्या, जैसे ही स्कीम आई ना तो सब लोग ना क्या करने लगे, इंडिया से कैपिटल गुड्स नहीं खरीदे, बाहर से खरीदे, क्योंकि उनको पता चल गया बाहर से खरीदेंगे तो ड्यूटी नहीं लगेगा, ड्यूटी नहीं लगेगा तो सस्ता पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा तो ड्यूटी बच जाएगी, मतलब सेविंग हो जाएगी। तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री डाउनफॉल पे चली गई। तो गवर्नमेंट ने एक सिंपल बात बोली कि अगर तुम यही कैपिटल गुड्स इंडिया में खरीदोगे ना तो तुम्हारा एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन से 4.5 टाइम्स होगा, 6 टाइम्स नहीं होगा, 4.5 टाइम्स होगा। इससे क्या होगा कि लोग इंडिया से कैपिटल गुड्स खरीदना शुरू कर देंगे, बाहर से इंपोर्ट कम करेंगे, तो उससे क्या होगा, इंडिया की इंडस्ट्री जो है वो हैम्पर नहीं होगी। तो ये था ईपीसीजी स्कीम, किसको मिलता है, मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर को मिलता है, मर्चेंट एक्सपोर्टर टाइप टू सपोर्टिंग मैन्युफैक्चर को मिलता है, एंड सर्विस प्रोवाइडर को मिलता है, याद रखना। उसके बाद कैपिटल गुड्स सारे एलिजिबल है, इसमें कंप्यूटर का सिस्टम भी इंक्लूडेड होता है। रिस्ट्रिक्टेड के लिए ये अप्रूवल चाहिए, तो अपने को पता है 24 मंथ्स की इसकी वैलिडिटी होती है। अगर डोमेस्टिकली सोर्स कर सकते हो तो 4.5 टाइम्स देना पड़ेगा, और अगर 75% और मोर ऑफ स्पेसिफिक या 100% ऑफ एवरेज अगर तुम फुलफिल कर देते हो इन 3 इयर्स, लेस देन 3 इयर्स, यानी फर्स्ट 3 इयर्स में, तो रिमेनिंग तुम्हारा माफ हो जाएगा, रिमेनिंग तुमको एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं करना है, अदरवाइज तुमको 6 इयर्स में 6 टाइम्स का एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फुलफिल करना पड़ता है। ईजी है, दैट्स इट, यहाँ पे ये खत्म होता है। उसके बाद अपना बचा आरओडीटीपी, ये कर लेना सेल्फ।
इसको सेल्फ कर लेना, सेज वाला डीम्ड एक्सपोर्ट सेल्फ कर लेना, यूयू ईएसटीपी सेल्फ कर लेना। अब आते हैं सीधा यूनिट 1 की तरफ। यूनिट 1 में कुछ इंपॉर्टेंट मैं तुमको बता दूं, एक बेसिक फ्रेमवर्क दे देता हूं, इस पे क्वेश्चन आता है। बेसिक फ्रेमवर्क क्या है? सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, उसके अंदर होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वो लोग अपॉइंट करते हैं डीजीएफटी को। डीजीएफटी क्या करता है? फॉर्मुलेट करता है, कंट्रोल करता है और सुपरवाइज करता है किसको? एफटीपी को। एफटीपी कौन से एक्ट के तहत गवर्नड है? एफटीपी डी एंड आर एक्ट 1992 के तहत गवर्न होती है। अब डीजीएफटी अकेले तो नहीं मैनेज कर सकता, तो वो सीबीआईसी, आरबीआई और स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट का हेल्प लेता है एफटीपी को मैनेज करने के लिए। डीजीएफटी और क्या करता है? ऑथराइजेशन देता है। क्या ऑथराइज देता है? कि जो रिस्ट्रिक्टेड गुड्स है उसके लिए परमिशन देता है। जो भी डीजीएफटी का ऑर्डर होता है वो फाइनल एंड बाइंडिंग होता है, और डीजीएफटी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर भी जनरेट करता है। उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो जो तुमको ध्यान देना एग्जाम के पहले, वो ये वाला देना है, ट्रेड फैसिलिटेशन मेजर अंडर एफटीपी, कैजुअल रीडिंग इसको कर लेना। ऑथोराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर ईओयू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है? अपने स्पेशल स्टेटस देते हैं कुछ ऐसे कंपनीज को जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। प्रोग्राम बाय इंडियन कस्टम दैट ग्रांट स्पेशल स्टेटस टू बिजनेस एंटिटी जो इंटरनेशनल ट्रेड में एंगेज्ड है, ये ग्रांट होता है अगर कंप्लेंट मीट करता है सप्लाई चेन सिक्योरिटी स्टैंडर्ड को। एक स्टैंडर्ड अगर उसको मीट करते हो तो यू आर कंसिडर्ड एज ट्रस्टेड ट्रेड पार्टनर, इनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है। डेफर्ड ड्यूटी पेमेंट अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा वो, रिड्यूस कार्गो एग्जामिनेशन, फास्टर प्रोसेसिंग, ये सब कुछ उनको मिलता है। ईओ के ऊपर आएगा शॉर्ट नोट, उसमें ये सारे पॉइंट्स तुमको कवर करने, 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 पॉइंट्स लेके आ जाओगे, फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस क्या होता है? कि हम लोग कोई स्पेसिफिक टाउन को आइडेंटिफाई करते हैं या स्टेट को आइडेंटिफाई करते हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है एक्सपोर्ट में, फिर उसको आइडेंटिफाई करके उसको इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह का सपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है स्टेटस होल्डर, इससे एमसीक्यू भी आया। स्टेटस होल्डर क्या होता है? स्टेटस होल्डर होता है कि वो एंटिटीज जो बहुत अच्छा काम कर रही है, ठीक है, इनको क्या किया जाता है? इनको एडिशनल बेनिफिट दिया जाता है। अब ये कैसे होता है? या तो 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार के बेसिस पे होता है। कैसे? अपने को देखना है प्रीसीडिंग प्रीवियस 3 इयर्स का, अगर उसका एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस प्रीसीडिंग प्रीवियस 3 इयर्स में अगर उसका एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस $3 मिलियन तक है तो 1 स्टार देंगे, 15 मिलियन तक है तो 2 स्टार, 50 मिलियन तक है तो 3 स्टार, 200 मिलियन तक है तो 4 स्टार, 800 तक है तो 5 स्टार। क्या? प्रीवियस 3 प्रीसीडिंग ईयर 3 होना चाहिए या 3 से ज्यादा होना चाहिए, तो वो 1 स्टार बनेगा। 15 तक है तो 2 स्टार, 50 तक है तो 3 स्टार, 200 तक है तो 4 स्टार, 800 तक है तो 5 स्टार। 800 पे तो एमसीक्यू भी आ चुका है मॉड्यूल में, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट चीज अपने को देखना है यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है कि जो माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज है, या आईएसओ या बीएसआई सर्टिफाइड है, या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, या एक्सपोर्टर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है, अगर ये 4 लोग हैं और इनको 1 स्टार में आना है ना, तो ये जितना भी लास्ट 3 साल में एक्सपोर्ट किया है ना, उसका 1.5 गुना ले लेंगे। उसका क्या ले लेंगे? 1.5 गुना ले लेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन किया है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसमें ये वाला पॉइंट है, ये वाला एग्जाम में बहुत ज्यादा टेस्ट होगा, इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी आया हुआ है, आपको इस नोट्स में मिल जाएगा। 2 स्टार एक्सपोर्ट वाला जो है वो एक्सपोर्ट वेयर हाउस स्टैब्लिश कर सकता है। 3 4 5 वाला सेल्फ सर्टिफाई कर सकता है कि गुड्स का ओरिजिन इंडिया में हुआ है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट आपको लर्न करना है चीजें, बाकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर बहुत सिंपल है, कस्टम के बाद पढ़ोगे तो इजी होगा। नेक्स्ट है तुमको सैंपल इंपोर्ट ऑफ गिफ्ट, पेज नंबर 7 में तुमको मिल जाएगा, प्रोविजन रिलेटेड टू इंपोर्ट ऑफ गुड्स में, ये कर लेना। उसके बाद जो तुमको करना है सेकंड हैंड गुड्स, वेरी मच इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ लेना। उसके बाद ये सेम चीज एक्सपोर्ट के केस में सैंपल एंड गिफ्ट, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना। एटलीस्ट इतना कर लेना तो एग्जाम में हेल्प मिल जाएगा। फिर आईटीसी एचएस ये पढ़ लेना, हार्मोनाइज सिस्टम है जिसके बेसिस पे अपने क्लासिफाई करते हैं गुड्स को। 2 शेड्यूल होता है, शेड्यूल 1 शेड्यूल 2। शेड्यूल 1 में इंपोर्ट पॉलिसी होता है, शेड्यूल 2 में एक्सपोर्ट पॉलिसी होता है। एस कॉमेंट होता है, फुल फॉर्म लर्न करने की जरूरत नहीं है। और एसटी क्या होता है? एसटी एग्जांपल हो गया फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ऑयल एंड नेचुरल गैस, कुछ चीजें हैं जो यही लोग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ऐसा फिक्स कर दिया गवर्नमेंट ने, इनको बोलते हैं स्ट्रेट ट्रेडिंग एंटरप्राइज। तो दोस्तों यहां पे खत्म होता है अपना पूरा का पूरा आईडीटी का, इंक्लूडिंग जीएसटी, कस्टम एंड एफटीपी का टर्बो मैराथन। आशा करता हूं आपको बहुत ज्यादा मजा आया होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, नए हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट जरूर करना। और अगर एग्जाम के ठीक पहले देख रहे हो तो ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों, बहुत अच्छे से एग्जाम देना, बिल्कुल भी घबराना मत, आपको सब कुछ आता है, मेरी बोली हर एक चीज तुम्हारे माइंड के पीछे बजेगी। बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हाथ से जरूर बना लेना, एंड जो भी मैंने पढ़ाया उसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना सेल्फ भी। आशा करता हूं इसको तुम मॉर्निंग में देख रहे होगे जैसा हमने प्लान किया था। चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी वेरी बेस्ट, जय श्री राम।